Hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll discuss the most important MCQ discussion on educational statistics and assessment. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए आपको पेन एंड पेपर रेडी करना है और सारे क्वेश्चंस को पॉज करके अपना आंसर भी बताना है। एंड थ्रू दिस प्रोसेस you will get to know the formulas and how to solve these questions. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सैंपल ऑफ 225 cases, mean and SD are respectively 40 and 8. The 95% confidence interval in integral numbers for true mean of the population is. ये पूछ रहा है कि हमारे पास n दिया गया है, यानी नंबर ऑफ केसेस दिए गए हैं विच इज 225। तो ये n है आपका, मीन दे दिया गया आपका 40 एंड एचडी दे दिया गया है स्टैंडर्ड डिवीजन 8 का। ठीक है, तो 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपका जो पॉपुलेशन मीन वो किसके बीच में आएगा, फ्रॉम 38 टू 42, 38 टू 41, 39 टू 41, 39 टू 43। चलिए आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए सभी का आंसर आ रहा है कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 39 टू 41 किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला देखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा था 95% और आपको पता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या तो 95% होता है या तो हम लोग 99% लेते हैं। 95% को हम क्या कहते हैं, 0.0.5 यानी 0.04.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल कि 95% जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जैसे कि मैंने एनपीसी में बताया था आप लोगों को कि एनपीसी का एक होता है एक्सेप्टेंस रीजन, एक होता है ये टच नहीं होगा, तो एक होता है उसका एक्सेप्टेंस रीजन, एक होता है रिजेक्टेंस रीजन। ये आपका 1 स्टैंडर्ड है, यानी कि ये -1, ये +1 पे ये 0 है। ये आपका 2 स्टैंडर्ड है, +2 स्टैंडर्ड, इधर -2 स्टैंडर्ड, और इधर -3, वैसे ही इधर +3 होता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट इंटरवल है जो आप 95% कॉन्फिडेंस ले रहे हो, यानी कि अगर इतना आप कॉन्फिडेंस ले रहे हो, यानी कि ये एरिया आपका एक्सेप्टेंस रीजन हो जाता है, इसके बाहर का हो जाता है आपका रिजेक्टेंस एरिया। ठीक है, क्योंकि आपका नैरो है यानी कि 95% है, तो जिसको हम कहते हैं इसको, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो जाता है, ±1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, अगर हम हमारा एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ा देते हैं यहाँ तक, तो हमारा रिजेक्टेंस एरिया कम हो जाता है, यानी कि यहाँ तक अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरा ये इलाका हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी 0.01 लेवल या फिर 99% कॉन्फिडेंस लेवल हमारा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 2.58 ±2.58 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है 95% का कितना, ±1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये आपका हो गया इसका वैल्यू। तो हमें क्या करना है, m+±1.96 स्टैंडर्ड ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय n का रूट ओवर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कितना था, 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 225, इसका रूट ओवर निकालना है। ठीक है, इसका रूट ओवर डिवाइडेड बाय 8, तो आपका 15 निकल के आएगा। ठीक है, 15 का 8 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, तो जो है 0.53। क्लियर, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है इसका। ठीक है, m कितना है, मतलब कि हमारा 95% अगर लेंगे तो n हमारा मीन जो है m वो है 40 ±1.96 हमारा ये जो हमारा सिग्निफिकेंस यानी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है, इनटू आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आया, 0.53। ठीक है, 0.53 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में आता है 1.0504। ठीक है, तो 40 ±1.04 है, तो प्लस माइनस है, मतलब 40 + 1.04 करेंगे, फिर 40 - 1.04 करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने माइनस कर दिया, 40 से 1.04 जाता है तो 38.95, 40 में अगर ऐड करते हैं 1.05 तो 41.04 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है दो वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था किसके लेवल के बीच में आएगा, तो ये 39 टू 41 के बीच में आएगा। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। गिवन अ मीन ऑफ 100, SD is 20, n is equal to 100, which one of the following will be correct statement for indicating possibility of population mean at 0.01 level of significance or confidence?
ठीक है, तो ये सारे फिड्यूशियरी लिमिट्स जो हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो मीन दिया गया है, एसडी दिया गया है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, इसके हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन मीन एट द लेवल ऑफ 0.01 लेवल कॉन्फिडेंस किस स्टेटमेंट में करेक्ट होगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा कि पॉपुलेशन मीन फॉल्स बिटवीन 93 टू 107, population mean falls between 96.08 to 103.9, population mean falls between 97.2 and 102, population mean falls between 94.8 to 105.2। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने सही आंसर किया है, फॉर्मूला सेम है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, तो यहाँ पे हमें 1.96 नहीं, हमें 2.58 लेना है, ठीक है। सो m प्लस माइनस मैंने कहा था 0.01 लेवल पे ले रहे हो, यानी 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट करेंगे एसडी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n। एसडी था हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 20, नंबर था हमारा 100, तो रूट ओवर करेंगे तो 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2, तो हमारा 2 आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। 99% कॉन्फिडेंस में हम क्या करते हैं, m प्लस माइनस हमारा 2.58 इंटू आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो 100 हमारा था मीन प्लस माइनस 2.58 इंटू 2, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5.16 आता है, इसको प्लस करेंगे 100 के साथ और माइनस भी करेंगे, माइनस करेंगे तो 94.84 और प्लस करेंगे तो 105.16, तो ये आ गया 95 टू 105, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए एफ वैल्यू पे आइए, एफ वैल्यू कहां पे यूज होता है वो मुझे पहले बताइए, ठीक है। F value for a difference between boys and girls in achievement is 49. What will be its T value? F value कहाँ यूज होता है वो बताना है हमें पहले। वेरी गुड, एनोवा में यूज होता है। ओके, एफ रेश, ओके फाइन, ओके वेरी गुड, ओके ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर बताइए फिर। बॉयज एंड गर्ल्स में जो डिफरेंस है वो है 49, ठीक है। अब हमें टी वैल्यू कैलकुलेट करना है। यस बताइए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो सभी का सही आंसर आ गया है, इट इज 7। देखिए एफ हम कहाँ पे यूज करते हैं, एफ स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं एनोवा में, ठीक है, एनोवा में यूज करते हैं। एनोवा में हम लोग क्या करते हैं, एफ रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एफ इज इक्वल टू मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, ठीक है। सो एस एस बी डिवाइडेड बाय एस एस डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इसका जो डिफरेंस आया है, एफ का डिफरेंस आया है वो है 49, यानी ये कैलकुलेट कर दिया गया है और 49 आया है एफ का वैल्यू, तो टू टी का वैल्यू क्या होगा। तो हमें बताया गया है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, यानी एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो एफ का वैल्यू क्या होता है, टी का स्क्वायर होता है। तो अगर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है तो टी कितना हो जाएगा, 49 का रूट ओवर, दैट इज 7, ठीक है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द टी वैल्यू व्हेन बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस इज 250 रिस्पेक्टिवली। वही क्वेश्चन है, वही एनोवा पूछ रहा है कि टी वैल्यू क्या होगा जब बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस का वैल्यू जो है 200 होगा, यानी कि यहाँ पे सीधा पूछ रहा है यही कि एस एस बी इज इक्वल टू 200 और एस एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 50। अब बताना है कि टी वैल्यू कितना है। देखिए एफ का तो फॉर्मूला होता है एस एस बी डिवाइडेड बाई एस एस डब्ल्यू, अब हमें टी का वैल्यू निकालना है और टी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि टी इज इक्वल टू एफ का रूट ओवर, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 आ जाता है, 4 का रूट ओवर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ग्रेट, सभी का सही आंसर, बहुत अच्छे, क्लियर, 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। The mean and standard deviation of a set of score are 58 and 10 respectively. Mean और SD दिया गया है, mean दिया गया है 58, standard deviation is 10. If each raw score is multiplied by 3, the new mean and SD would be. ये अगर हम सारे raw score को multiply करते हैं 3 से, then हमारा नया mean and SD कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। Very good.
वेरी गुड जीता, सन्यासी, टिकिना, खारबेड़, लीपक बहुत अच्छे, ज्योत्सनामयी बहुत अच्छे, सरस्वती, तिलोत्तमा, तृप्ति बहुत अच्छे, संतोष, दिलीप, पद्मावती, वेरी गुड। तो सभी का सही आंसर आया है, सभी कह रहे हैं सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दो डिस्ट्रैक्टर देख रहे होंगे, जहाँ पे ये भी आंसर लिखा गया 174 30, यहाँ पे भी लिखा गया 30 174। लेकिन यही क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि पहले पूछ रहा है मीन देन एसटी, मीन एसटी, तो पहले मीन आएगा देन एसटी आएगा, यहाँ पे पहले एसडी दिया गया देन मीन। इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास एसडी दिया गया है, मीन दिया गया है, मीन था आपका 58 और एसडी था आपका 10। तो ये रॉ स्कोर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ स्कोर चाहे जितना भी हो, अगर सभी में आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो मीन बदल जाएगा, मीन स्कोर बदलेगा और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी बदल जाएगा। तो यहीं पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ठीक है। डायरेक्टली अगर 3 से कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 174। तो 174:30, नहीं यही C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। यस, बोथ मीन एंड एसडी विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। इन अ स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स was tested through use of टी टेस्ट। टी टेस्ट करा गया एक लार्ज ग्रुप के अंदर, मतलब कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस दिखा गया कि दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस क्या है। द वैल्यू ऑफ टी बिंग 2.10, वैल्यू आया टी का 2.10, देन व्हाट विल बी द डिसीजन वारंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एच ओ, यानी नल हाइपोथेसिस क्या होगा यहाँ पे, ये बताना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप आंसरिंग, कीप आंसरिंग। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है सी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यस सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए अब हम वैल्यू देखेंगे। वैल्यू क्या था हमारा, मैंने कहा था 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का वैल्यू कितना है 2.58, ठीक है। और हमारे 0.05 लेवल का क्या था 1.96, ठीक है। अब देखिए हमारा 0.05 लेवल, अगर यहाँ पे 1.96, इस देखिए 2.10 जो वैल्यू है ये इससे कम है, 2.58 वैल्यू से कम है, ठीक है। मतलब 0.01 लेवल का जो वैल्यू है 2.58 इससे कम है। तो फिर अगर ये मतलब कि मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है 0.05 लेवल पे यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1.96 इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है, और हमें पता है अगर इससे ज्यादा होता है तो ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0.05 लेवल का जो कॉन्फिडेंस है 1.96 का, ये उससे ज्यादा हो गया, इसलिए 2.10 ये रिजेक्ट हो जाता है। इट विल बी रिजेक्टेड एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली, मतलब एक ही लेवल पर ये रिजेक्ट होगा। यहाँ पे रिजेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इससे कम है, इससे कम है मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, एक बार यस लिख दीजिए अगर क्लियर है तो। फाइन, गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड ए जेन्युइनली डाइकोटोमस वेरिएबल, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, जिसको जेन्युइन डाइकोटोमस वेरिएबल को हम और क्या कह सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। यस गायत्री, हमने ये देखा कि अगर आपका जो वैल्यू है, यानी कि जो आपका एस्टिमेटेड या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो अगर आपका नेचुरल जो वैल्यू है, यानी कि जो आपका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होता है तो फिर वो एक्सेप्ट होता है, अगर ज्यादा होता है तो वो रिजेक्ट होता है। तो वो 0.05 लेवल से ज्यादा हो रहा था, इसलिए 0.05 लेवल पे रिजेक्ट हुआ, और 0.01 लेवल से कम हुआ इसलिए वहां पे एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। ज्यादा रहेगा तो वो रिजेक्ट होगा, कम रहेगा तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस वेरी गुड, मैंने पूछा था इसको कौन सा वेरिएबल कहते हैं, वेरी गुड, हर्बल एंड सरस्वती, जीता, सभी कह रहे हैं इसको ट्रू वेरिएबल कहते हैं, ट्रू डाइकोटोमी या नेचुरल डाइकोटोमी कहते हैं। ये एक एग्जांपल कोई मुझे दे सकता है, मैंने पढ़ा था नेचुरल डाइकोटोमस, जेन्युइन डाइकोटोमस जिसको कहते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं मुझे, डाइकोटोमी जिसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि दो सब डिविजन। यस जीता कह रहे हैं मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल जो है ये नेचुरल डाइकोटोमी है, क्योंकि ये पहले से ही नेचुरली ये अलग है, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इसलिए ये डाइकोटोमस है, जहां पे दो वेरिएबल्स बन सकते हैं मेल एंड फीमेल एंड दे आर नेचुरल। अगर हम कहें रिच एंड पुअर तो ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। ओके,
नाउ कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा देखने के लिए, ये वाला डाइकोटोमी वेरिएबल अगर हमें कोरिलेशन देखना है, तो आंसर सभी का आया था कि पॉइंट बाई सीरियल। ठीक है, अगर बाई सीरियल होता तो क्या होता? अगर बाई सीरियल में क्या होता है ये मुझे बताइए। बाई सीरियल में क्या होता है? पॉइंट बाई सीरियल में ये समझ में आ रहा है, एक आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल रहेगा। देखिए एक ही बार में याद रखिए कि जो हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, एक होता है बाई सीरियल कोरिलेशन, एक होता है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, बाई सीरियल कोरिलेशन में क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ एक आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल, क्या कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल के साथ हम जब कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं बाई सीरियल कोरिलेशन। जब हमने कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ एक जेन्युइन डाइकोटोमस वेरिएबल, यानी जो कि नेचुरल डाइकोटोमी हो, यानी कि नेचुरल मतलब जैसे मेल एंड फीमेल, यहाँ पे दो डिवीजन बनेंगे, वो भी नेचुरल, मेल फीमेल नेचुरल है, तो वहां पे हम लोग पॉइंट बाई सीरियल यूज करेंगे। क्लियर सबको? एक बार यस लिखिए, बहुत अच्छा। ओके, ओके, नॉट ऑडिबल। ओके, आई वाज ट्राइंग टू स्पीक विदाउट अनम्यूटिंग माई सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा था इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन अ रिसर्च टू फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन अ सोशल साइंस क्लास इंक्रीज व्हेन अ टॉपिक ऑन हिस्ट्री इज सप्लीमेंटेड बाय अ वीडियो, by a diary, and no special method which of the following statistical techniques will be appropriate। अच्छे से समझिए, एक रिसर्च किया जा रहा है जहां पे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे सोशल साइंस क्लास में जब एक टॉपिक को हम वीडियो से पढ़ाएंगे, बाय अ डायरी, एंड नो स्पेशल मेथड, और कोई मेथड से नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं? और मुझे रीजन भी बताइए, अगर आप ये आंसर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप में कितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है, और ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कौन सा यूज होगा। तो ऑप्शन में दिया गया मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, मैनोवा, टी टेस्ट, एनोवा। ये बताइए कि क्यों होगा। ओके, वेरी गुड जीता, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जीता कह रहे हैं थ्री वेरिएबल्स, अस्मिता कह रहे हैं कंपेयर बिटवीन थ्री मेथड्स सो एनोवा इज यूज्ड, सैंपल साइज मोर देन 30 होगा तो यूज होगा, ये भी हो सकता है, मोर देन टू वेरिएबल्स, सोम्या वेरी गुड। तो यहाँ पे जाहिर सी बात ये है कि देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा क्वेश्चन लग सकता है लेकिन कुछ भी नहीं है, हमें स्टूडेंट इंटरेस्ट टेस्ट करना है, बस एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे हमने तीन ग्रुप बनाया है, एक होता है वीडियो से पढ़ाएंगे, एक होता है डायरी से पढ़ाएंगे, तीसरा है नो स्पेशल मेथड, कोई स्पेशल मेथड से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन ग्रुप मिल गए, यानी टू, तीन मीन्स आ जाएंगे, थ्री मीन्स, मोर देन टू मीन्स आ जाता है, टू मीन्स आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोर देन टू मीन्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एनोवा यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी दो मीन्स होते, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मतलब मान लीजिए दो वेरिएबल मेरे पास है, एक है पैरामीट्रिक मुझे यूज करना है और एक नॉन पैरामीट्रिक यूज करना है। तो पैरामीट्रिक में क्या यूज कर सकता हूं, जब मेरे पास दो वेरिएबल्स होते हैं यानी दो मीन होते हैं, टी टेस्ट यूज कर सकता हूँ, वेरी गुड, इसमें टी टेस्ट यूज होगा।
ये पैरामीट्रिक है जहां पे हमारे पास दो मीन्स को कंपेयर करना होता है। वेरी गुड। तो नॉन पैरामीट्रिक में कौन सा यूज कर सकता हूं मैं? नॉन पैरामीट्रिक में वेरी गुड पद्मावती, हम लोग काई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। दो से ज्यादा हो गए इसलिए हमने एनोवा किया। टी टेस्ट तो पता ही है। मैनोवा क्या होता है? मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं कोवेरिएट्स होते हैं, तब हम यूज करते हैं। रिग्रेशन तो पता है, जो मतलब कि ऑपोजिट टू कोरिलेशन होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। लिपक कह रहे हैं वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ मोर देन 2 लेवल प्लस वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू एन अबव। बहुत अच्छे लिपक। क्वेश्चन नंबर 9 था, इन सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम फॉर एन अचीवमेंट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी लेवल्स इज प्रेफर्ड। लेवल होगा ये, कौन सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्रिफरेबल है अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम बनाना चाहते हैं। 0.90 एंड अबव, 0.65 टू 89, 0.45 टू 0.65, 0.20 एंड बिलो। ये मैंने आप लोगों को टेबल के थ्रू पढ़ाया था, शायद टेबल हमने ग्रुप में भी आया था, वो जो टेबल हमने बनाया था। और हमारे ग्रुप में मैंने काम भी दिया था कि आप लोगों को ये टेबल डालने के लिए और इसे याद करने के लिए भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम हमें करना है अचीवमेंट टेस्ट के लिए, तो हमारा डिफिकल्टी लेवल कौन सा प्रिफरेबल रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी कहा था कि कौन सा लेवल होगा तो ये अचीवमेंट टेस्ट एक्सेप्ट होगा, यानी आइटम्स एक्सेप्ट होंगे और रिजेक्ट होंगे, ये मैंने बताया था। ओनली टू हैव आंसर्ड टिल यट। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग आंसर कर रहे हैं, I congratulate them on answering every question. Otherwise those who are dormant, मतलब आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पे बैठ के सोचिएगा और टाइम चला जाएगा आपके हाथ से। ठीक है, चलिए। तो सी आंसर सभी ने दिया है। क्यों? ये कौन सा लेवल होता है? 0.45 टू 0.65 लेवल। ये क्या होता है बेसिकली? देखिए हमें पता है कि 0.20 एंड बिलो जो लेवल होते हैं, इससे जो आइटम्स होते हैं ये वेरी इजी हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इसे रखते नहीं है, मतलब कि बेसिकली ये जो आइटम्स होते हैं या तो ये रिप्लेस हो जाते हैं या तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। हम ऐसे ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम और क्या कर सकते हैं, या तो हम उससे और कोई ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, रिप्लेस कर दो, सेम चैप्टर हो सकता है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, या तो आप उसे चेंज ही कर दो, क्वेश्चन ही चेंज कर दो। तो हमारे पास एक छोटा सा वैल्यू निकल के आया था, मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। ठीक है, DI कहते हैं, DI वैल्यू। तो ये इंडेक्स क्या होता है? ये डिसाइड करेगा कि एक आइटम कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका रेंज है, कौन सा रेंज है, और ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छे से समझिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर। ठीक है, एक होता है आपका मतलब कि यस, कह रहे हैं कि सर मेरा गलत हुआ था इसलिए आंसर नहीं दे पा रही हूँ। ओके लिटिना, कोई बात नहीं, बट ट्राई टू आंसर, बिकॉज कि अगर आप लोग आंसर करोगे तो ही पता चलेगा कि आप जो आंसर कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, जितना आंसर करोगे, जितना पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास जो लेवल मतलब रेंज आता है, सबसे ऊपर आता है 0.40 से लेकर के अबव। ठीक है, 0.40 अबव मतलब ये एक वेरी गुड आइटम है। क्या है? वेरी गुड आइटम। ठीक है, ये एक हो गया 0.40, और एक आता है आपका 0.30 से 40, 0.40। ये जो लेवल आता है ये आपका एक गुड आइटम है, अच्छा आइटम है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, अच्छा आइटम है। 0.30 से 40 यानी इसको भी आप रख सकते हो। अब आते हैं 0.20 टू 30। ठीक है, यानी 0.30। ठीक है, ये आपका, आप मार्जिनल कह सकते हो इसको, बॉर्डर लाइन कह सकते हो उसको, यानी कि ये ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। ठीक है, अब लास्ट में आता है जिसको आप रिजेक्ट करोगे, नहीं रखोगे, वो है आपका 0.19 एंड बिलो, एंड बिलो, जिसको आप, ये एक पुअर आइटम है। क्या है ये? पुअर आइटम है, इसको आपको रिजेक्ट करना है।
क्लियर। तो 0.40 अबव जो होता है वो अच्छा आइटम होता है, इसीलिए 0.40 से अबव जो आइटम था इसको हमने अच्छा किया। आप कहोगे ये नहीं क्यों किया, क्योंकि ऐसा कुछ लेवल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये अच्छा आइटम है, मतलब ये डिफिकल्ट भी है और ये अच्छा आइटम भी है, ये सबसे ज्यादा नहीं होता है ऐसा कोई लेवल। और अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आप देते हो जो कि आउट ऑफ द, जैसे होता है ना आउट ऑफ माइंड हो जाता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये बी सी इज द राइट आंसर, 0.45 से लेकर के 0.65। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। इन अ टेस्टिंग सर्वे ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स विथ n is equal to 400, their mean was observed as 90, st as 9. Assuming normality of distribution of their scores, how many students would be below the score of a student getting 99? अब हमें क्या करना है, बेसिकली हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, जहां पे स्टूडेंट टोटल है 400, उनका मीन है 90, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 9। हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम अज्यूम करेंगे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी एनपीसी में होता है, इस तरीके से अगर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कितने स्टूडेंट जो हैं वो 99 से बिलो रहेंगे, बिलो द स्कोर। अब ये एनपीसी का एप्लीकेशन है। एनपीसी का एप्लीकेशन तीन प्रकार से होता है। एक होता है एनपीसी में बिलो द स्कोर, एक स्कोर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा बिलो स्कोर निकालने के लिए, एक कहा जाएगा अबव स्कोर निकालने के लिए, एक कहा जाएगा बिटवीन द स्कोर निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है। या तो आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा या तो नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर से बिलो कौन कौन आएंगे। 421 मतलब कितने स्टूडेंट्स आएंगे इसके नीचे, 421, 337, 504, 84। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो आंसर कर लोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 400 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 400, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, इसको आप लोग काट सकते हो। और आपका मीन स्कोर आ रहा है 90। ठीक है, मीन स्कोर आ रहा है 90 और बिलो 99 पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी 9 का ही है, तो यहीं से भी आप लोग आंसर को अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आंसर आ रहे हैं सभी का बी। ठीक है, तो आंसर इज बी डेफिनेटली। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको पता है स्टैंडर्ड जो स्कोर होता है उसको निकालने के लिए हम लोग जेड स्कोर निकालते हैं। जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन। एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपका रॉ स्कोर। क्या होता है ये, रॉ स्कोर, जो स्कोर आपको दिया गया है आपका रॉ स्कोर। मीन ये होता है मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन तो पता ही है। तो हमारा रॉ स्कोर कितना था, किसके नीचे पूछा गया है, बिलो 99, तो रॉ स्कोर हमारे लिए होता है 99 माइनस मीन कितना है हमारा 90 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा 9। तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। और एनपीसी के हिसाब से अगर आप एनपीसी का टेबल भी स्टडी करोगे तो 1 स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है 34.13%। बिलो पूछ रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिडिल वैल्यू है। अब ये पूछ रहा है कि 99 से बिलो कितने हैं। हमारा 99 आया है 1 स्टैंडर्ड, और ये पॉजिटिव में आए हैं, याद रखिएगा ये प्लस में आया है, तो प्लस में मतलब यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे आया है 1 स्टैंडर्ड, और ये कह रहा है कि ये स्कोर कितना है, ये 99 है। ठीक है, इसके बिलो कितने आते हैं। ठीक है, इसके बिलो यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितने स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 400 है। इनमें से कितने स्टूडेंट, ये जो रेखा है यहाँ पे जो लाइन है ये 99 का लाइन है। ठीक है, इसके नीचे कितने आएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए ये हमारा जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है इस लाइन से इधर आता है हाफ, एंड इक्वल हाफ इज डिवाइडेड हियर। अगर हम एज्यूम करते हैं 100% तो होता नहीं, लेकिन अगर एज्यूम करेंगे तो इधर अगर 50% है तो इधर भी 50% है। तो अगर मैं ये कहूं कि यहां से इधर का टोटल एरिया जो है ये 50 है, तो कुछ गलती नहीं होगा, तो 50% मैंने यहाँ पे लिख दिया 50%। तो यहां से यहां तक मेरा वैल्यू कितना है 34.13, तो 50% प्लस 34.13% यहां से नीचे तक। ठीक है, यहां से नीचे तक यानी कि यहां तक का वैल्यू है 50 और इन दोनों के बीच में वैल्यू है 34.13। क्लियर, दोनों को ऐड करेंगे तो 84.13। अब हमें परसेंटेज से कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है 400 टोटल स्टूडेंट इनटू परसेंटेज कितना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मतलब परसेंटेज यानी जितना है उसमें से सेंट से निकाला है, सेंट यानी 100,
पर 100 यानी परसेंट, तो 84 डिवाइडेड बाय 84.13 डिवाइडेड बाय 100, इसमें जितना आएगा 100 अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 400। देखिए इसमें आपको ये काट देना है, तो 84.13 इंटू 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 336.52 अप्रोक्सीमेटली 337। ये किसको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया है तो एक बार यस लिखिए, अगर डाउट हो रहा है तो पूछिए। ओके, ग्राफ को फिर से एक बार, ठीक है, ग्राफ फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका एनपीसी है, ठीक है, ये आपका वैल्यू है 0, हमारा आया है 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका मतलब वैल्यू कितना आया है ये बताइए। +1 स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, +1 स्टैंडर्ड डिवीजन जगह कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डिवीजन का जगह है, यानी कि इसका वैल्यू कितना था? हमारा रॉ स्कोर था 99, मतलब इसके नीचे कौन कौन आएंगे? ये होता है अबव, मतलब हेड होता है, ये टेल होता है, यानी कि नीचे मतलब इधर, अबव मतलब इसके ऊपर। यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ से नीचे कितने स्कोर आएंगे, यहाँ से नीचे कैलकुलेट करना है, मतलब कि इससे ये हाफ ऑफ द साइड, यहाँ से इधर हाफ ऑफ द साइड, हाफ ऑफ द साइड मतलब 50 प्लस यहाँ से यहाँ तक का रेंज हमने क्या निकाला, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू कितना है 34.13, तो प्लस कर दिया, यहाँ तक कितना है 34.13, कितना आ गया टोटल 84.13, 84.13 आउट ऑफ 100, 100% स्टूडेंट, यानी कि 100% स्टूडेंट मतलब 400 स्टूडेंट को हमने 100 कहा, तो इसका 84.13% आपको निकालना है। कैसे निकालना है? 400 इंटू 84.13 डिवाइडेड बाई 100, 100 में से यहाँ पे हमने 0 डिडक्ट कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है 0 डिडक्ट कर देना है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, तो 84.13 इंटू 400, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 11, which measure of central tendency will be better for a sample of 5 students whose scores are 44, 45, 46, 4 and 100? कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग यूज करेंगे 5 स्टूडेंट्स के स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए जिनका स्कोर है 44, 45, 46, 4 एंड 100? टेल मी द रीजन। अगर आप लोग आंसर कर रहे हो तो इसका रीजन क्या होना चाहिए, बस ये रीजन मुझे बता दो, मैं पता चल जाएगा कि आप लोग एक्चुअल में कितने प्रिपेयर्ड हो। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है बी, मीडियन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे मुझे बस ये बता दीजिए। वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे दो प्रकार से आंसर्स आ रहे हैं, तो दोनों को ही देखेंगे। यस, अब हम रेंज देखेंगे, यहाँ पे रेंज देखेंगे 4 to 100, ठीक है, यहाँ पे 4 to 100, और हमें पता है, यस, हमें पता है कि हमारा जो स्कोर अगर एक्सट्रीम हो जाता है, यानी 4 टू, देखिए यहाँ पे 100 तक आ रहा है, यहाँ पे 4 भी हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर एक्सट्रीम स्कोर ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ पे मीडियन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे ऑड नंबर भी है, 5 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, तो वी कैन आइडेंटिफाई द मिडिल वन। यहाँ पे दो, इधर दो आ जाएंगे, इधर दो आ जाएंगे, और ये मीडियन यानी मिडिल ऑफ द टर्म आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सट्रीम है और ये ऑड भी है, इसलिए यहाँ पे सबसे सुइटेबल होता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मिडिल जो है वो मीडियन होता है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं हुआ है? टेस्ट टेस्ट इज स्टेबिलिटी, स्प्लिट हाफ इज इंटरनल कंसिस्टेंसी, KR20 कोडर रिचर्डसन 20 वैल्यू जो है वो स्टेबिलिटी, और पैरेलल फॉर्म जो है वो इक्विवेलेंस। मुझे आंसर के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। आप लोग सभी का आंसर मैंने देख लिया कि आप लोग आंसर सही कर रहे हो, बस मुझे एक्सप्लेनेशन बता दो क्यों, अगर नहीं होगा, अगर करेक्टली मैच नहीं है तो क्या होता तो वो करेक्ट होता, ठीक है, वो भी बताइए। वेरी गुड, ज्योत्सनामयी, पद्मावती, तृप्ति, जीता, किशोर, लिपिना, ईशानी, वेरी गुड, सुरेखा, बहुत अच्छे, सुरेखा जी कह रहे हैं सभी का तो आंसर आया है सी, KR20 जो है वो स्टेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है, तो सुरेखा कह रहे हैं और पद्मावती कह रहे हैं इट इज ऑल्सो इंटरनल कंसिस्टेंसी। जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है, जब मैंने आप लोगों को ये सारे मेथड्स पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया था कि जो मेथड्स होते हैं, एक होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, जिसको अगेन हमने डिवाइड किया, दो तरीके होते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए रिलायबिलिटी का, तो ये रिलायबिलिटी टेस्ट है,
रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट करना चाहिए, और ये टेस्ट दो प्रकार से होते हैं, एक होता है स्प्लिट हाफ, एक होता है कोडेड रिचर्डसन 20 फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होता है वो दो तरीके से होता है, यानी दो मेथड्स होते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए, एक होता है स्प्लिट हाफ, दूसरा होता है KR20। तो KR20 इज नॉट स्टेबिलिटी बट इट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज, आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैम्पलिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड वेरिएंस। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन, यहां से याद रखेंगे, सीधा एग्जाम में जाएंगे, सीधा क्वेश्चन आएगा और आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। ईशानी, सुरेखा, लिपिना, चेक योर आंसर। पद्मावती, जीता, तिलोत्तमा, तृप्ति, ज्योत्सनामयी, सरस्वती, दिलीप, सस्मिता, टिकिना, लिपक, लिटिना, बहुत अच्छे, बहुत खूब, सभी का आंसर आया है बी, स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है। देखिए आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, एज सिंपल एज इट इज। वेरी गुड गायत्री, लिटिना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मैंने कहा था एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्राइब करते हो जो आपके पास फेनोमेना है, इन्फरेंशियल में आप सैंपल से लिए गए डेटा से आप इन्फर करते हो टुवर्ड्स पॉपुलेशन। क्लियर, मैंने ये सब बताया था आप लोगों को ऑलरेडी। तो इन यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे तब हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी हो जाता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द टूल ऑफ रिसर्च। देखिए पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए टूल ऑफ रिसर्च उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, रिलेवेंट चाहिए हमें। इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च डिजाइन, कौन सा डिजाइन ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज्ड, यानी सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा आप यूज कर रहे हो वो भी जरूरी नहीं है। बट नेचर ऑफ एग्रीगेट, यानी कि आपका पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में जानना। देखिए अगर आप लोगों को डेफिनेशन भी नहीं पता तो कैसे क्वेश्चन से ही आंसर कर सकते हो वो भी मैं बता रहा हूं। एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? इट डील्स विथ इन्फरिंग, यानी ये आपका जो एज्यूम कर रहा है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, इट डील्स विथ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को इन्फर कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन के साथ डील कर रहा है। और इस चारों ऑप्शन में से कहीं पे भी पॉपुलेशन के बारे में नहीं कहा गया था, बट यहाँ पे कहा गया था एग्रीगेट। यहाँ पे मैंने इसलिए विद इन द ब्रैकेट लिखा था पॉपुलेशन, ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, नेचर ऑफ एग्रीगेट का मतलब होता है एग्रीगेट, जिसको आप एग्रीगेट करना चाहते हो दैट इज पॉपुलेशन। तो मान लीजिए ऑप्शन आपके एग्जाम में ये पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं भी लिखा गया होगा, तो क्या आप आंसर कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या दिया, अगर एग्रीगेट पूछ रहा है तो पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है, सो यू हैव टू आंसर सी। यहाँ पे होगा एग्रीगेट व्हिच डील्स विद पॉपुलेशन। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद पॉपुलेशन। ठीक है, इन्फर कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्टैंडर्ड एरर इज एन इंडेक्स ऑफ, स्टैंडर्ड एरर किसका एक इंडेक्स है, यानी किसको कैलकुलेट करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को, एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट, मेजरमेंट एरर को, एरर्स ड्यू टू सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की वजह से जो एरर हुआ है उसको, एरर ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी लेवल, प्रोबेबिलिटी लेवल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल बेकार है, इसको आप डायरेक्टली काट सकते हो, बाकी का आंसर आप बता सकते हो। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। जीता, ईशानी, पद्मावती, सुरेखा, तृप्ति, किशोर, तिलोत्तमा, सरस्वती, ज्योत्सनामयी, सस्मिता, पद्मावती, तृप्ति, ईशानी, किशोर, गायत्री, लिपिना, लिटिना, टिकिना, सौम्या, खारबेल, दीपक, जीता, ज्योत्सनामयी, सस्मिता, दिलीप, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आया है, इट इज सी। मैंने अभी पढ़ाया था स्टैंडर्ड एरर क्यों होता है, क्योंकि जब आपका सैम्पलिंग एरर होता है, जब आपका सैम्पलिंग एरर होता है तब आपका स्टैंडर्ड एरर होगा। और मैंने ये कहा था कि सैम्पलिंग, जो आपका स्टैंडर्ड एरर कैसे घटाया जा सकता है, कोई मुझे बता सकता है? मैंने कहा था, अगर किसी को याद है तो, मतलब हमें रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड एरर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस स्टैंडर्ड एरर? वेरी गुड पद्मावती, हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 120 सैंपल्स हैं, 120 सैंपल है, यहाँ पे मेरा एरर बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसको अगर मैं 200 कर देता हूं तो इसका जो, जैसे कहते हैं ना बोझ हल्का हो जाना, तो अगर 200 आ जाता है तो इसका बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एरर बिल्कुल नहीं होगा, हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम सैंपल साइज बढ़ा देते हैं तो हमारा एरर घट जाता है। और याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है सैम्पलिंग अच्छी तरीके से करना चाहिए, सैम्पलिंग टेक्निक अच्छे से चूज करना चाहिए। अगर आप सैंपल गलत चूज करोगे, सैम्पलिंग आपका गलत होगा, तो आपका एरर भी आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन? डायरेक्टली रसगुल्ला दे दिया आप लोगों को, गुलाब जामुन भी दे दिया।
बताइए विच इज द स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, या फिर इसको हम कहते हैं स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या कहते हैं? वेरिएबिलिटी या फिर डिस्पर्सन। वेरिएबिलिटी हमने पढ़ाया था क्या क्या है, 4 प्रकार के लिखे भी गए हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से कौन सा है आप लोगों को पता है? उसके साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन यहाँ पे पूछा गया है, उसके साथ मुझे बताइए सेंट्रल टेंडेंसी का भी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का भी बताइए। देखिए सभी का सही आंसर आया है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्सन या तो इसको कहा जाता है वेरिएबिलिटी यानी वेरिएशन। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी 4 होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, एवरेज डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। सबसे स्टेबल जिस पे भरोसा कर सकते हैं वो है एसडी, स्टैंडर्ड डिवीजन। वैसे अगर स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा जाए, ये तो वेरिएबिलिटी का था, अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी पूछा जाए यानी सेंटर पे जो आता है, उनमें क्या क्या आते हैं? मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। ठीक है, इनमें सबसे स्टेबल है मीन। ठीक है, मीन सबसे स्टेबल। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। स्टूडेंट विथ एन अचीवमेंट स्कोर ऑफ 72 ऑब्टेन्ड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 51। मतलब एक स्टूडेंट है जिसने 72 स्कोर किया है और उसका परसेंटाइल रैंक है 51, जिसका मतलब क्या है बताइए। ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मुझे आंसर करना, बिल्कुल मतलब गड़बड़ी मत करना, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। इसका मतलब क्या है? अगर परसेंटाइल रैंक 51 है, भूल जाइए अबाउट 72। ठीक है, ये बस आपको डेविएट करने के लिए दिया गया है। बस आपको ये बताना है 51 परसेंटाइल रैंक का क्या मतलब होता है। 51% स्टूडेंट गॉट स्कोर अबव 72, 72% ऑफ स्टूडेंट अर्न स्कोर ऑफ 51 और लेस, 51% of student obtained any score less than 72, 72% of student earned a score of 51। कंफ्यूज करने के लिए 72 दिया गया है, 72 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, बस ये एक स्कोर है। बस आपको ये बताना है 51 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, आई कैन सी मेनी ऑफ योर आंसर्स एज सी। सभी का आंसर सी आया है। एक चीज परसेंटाइल रैंक में याद रखिए, परसेंटाइल रैंक कहता है कि जो रैंक है, यानी मेरा 51 रैंक है यानी कि 51 परसेंटेज है, तो इसके ऊपर कितने हैं यानी अबव कितने हैं, वी डोंट नो। याद रखिए अबव कितने हैं उसके बारे में कभी भी नहीं कहा जाता। 51% मतलब इसके नीचे 51 परसेंटेज है, मेरे मतलब 51 रैंक के नीचे बाकी 51% है। ठीक है, तो इसके नीचे 51% है, ये कह रहा है। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इसका मतलब मेरे नीचे 51% खड़े हैं, ये मुझे पता है। मेरे आगे कितने खड़े हैं मुझे नहीं पता, मेरे पीछे 51% है, यानी कि 51% ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड एनी स्कोर लेस देन 72। यानी कि 51% ऑफ स्टूडेंट, मेरा स्कोर कितना है 72, 72 से बाकी 51% मेरे पीछे हैं जिन्होंने 72 से कम मार्क रखा है। मेरे पीछे 51% है जो कि 72 से नीचे रखे हैं, 72 से ज्यादा कितने रखे हैं, क्या रखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि परसेंटाइल रैंक की बात होती है। ठीक, क्लियर। परसेंटाइल रैंक पूछा जाए तो एक चीज याद रखिए जो मैंने अभी कहा, अबव डजंट मैटर, जो आपका स्कोर है उसी के बिलो आएंगे बाकी जो आपका परसेंटाइल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा देखिए। इफ द लोएस्ट स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द हाईएस्ट वन इज डिक्रीज्ड बाय द सेम क्वांटिटी सच दैट द रिलेटिव रैंकिंग्स आर नॉट चेंज्ड, देन इन द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट चेंज। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ पे पूछ रहा है अगर मेरे पास जो लोएस्ट स्कोर है इसमें मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं और जो हाईएस्ट स्कोर है इससे थोड़ा सा घटा दूं इन द सेम क्वांटिटी। मतलब लोएस्ट स्कोर में मैं जितना बढ़ा रहा हूं, लोएस्ट स्कोर में मान लीजिए मैं 5 बढ़ा रहा हूं, तो हाईएस्ट स्कोर में 5 में घटा रहा हूं, यहाँ पे +5 कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं -5 कर रहा हूं, तो इनका जो रिलेटिव रैंकिंग्स रहेगा ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनका जो पोजिशनल वैल्यू है, रैंकिंग है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो नया डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इनमें से कौन सा चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैंने बड़ा अभी बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया। कौन सा चेंज नहीं होगा? मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, क्वार्टाइल डेविएशन, इनमें से ऑप्शन आपको चूज करने हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। यस, बहुत अच्छे, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ रॉ स्कोर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 21, 23, 17, 5, 18, 5 नहीं 15 ले जाते हैं, फिर से 21, 22। ठीक है, इस तरीके से आपके पास स्कोर है। तो ये स्कोर
मैंने कहा था जो लोएस्ट स्कोर होते हैं इनमें हमें 5 ऐड कर देना है। लोएस्ट स्कोर जैसे 15, 17, इसमें आप लोग 5 ऐड कर देते हो, ठीक है। और जो हाईएस्ट स्कोर है इसमें से आप लोग 5 माइनस कर देते हो, तो इनमें से हमने 5 माइनस कर दिए। बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि आपके अगर स्कोर्स में यानी रॉ स्कोर्स में अगर कुछ चेंज आता है, क्या आता है, चेंज आता है, तो वो किसको इफेक्ट करेगा और किसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आपका रिलेटिव रैंकिंग भी सेम है तो इनमें से कौन सा मेजर विल नॉट चेंज, इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। तो देखिए मैंने कहा था आप लोगों को कि जब हम एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनता है और वही मतलब आपका यहाँ पे मान लीजिए एवरेज, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, एवरेज मेरा है 70, मतलब मीन आया है मेरा 70। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, आई मीन टोटल स्कोर है 70, 70 उसको अगर मैं मान लीजिए 7 स्कोर है डिवाइड किया तो मेरे पास 10 आता है, ठीक है। मेरे पास आता है मीन आता है 10, ठीक है। मीन इज इक्वल टू 10, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, अप्रोक्स बता रहा हूँ। टोटल स्कोर इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिस्पॉन्स इज 7, तो यहाँ पे m आ जाता है 10। अगर 10 आता है, यहाँ पे मैंने 5 जो है माइनस किया है बड़े से स्कोर में और छोटे से स्कोर में ऐड किया है, तो मेरे पास जो टोटल स्कोर आता है वो अनचेंज रहा, ठीक है। तो ये अगर अनचेंज रहता है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो ये बड़ा स्कोर बन जाता है 17, बन जाएगा 22। बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ 22। अब ये 23 जब माइनस हो जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका कौन सा चेंज होगा, मोड चेंज हो जाएगा, बड़ा स्कोर चेंज होगा। गेटिंग माई पॉइंट, अच्छी तरीके से सोचिए। अगर मैं यहाँ पे 17 में 5 ऐड कर देता हूँ तो ये 22 बन जाता है, लेकिन 23 बड़ा था, मोड था। जब मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, इसको मैंने 5 माइनस कर दिया तो ये 18 बन जाता है, तो छोटा बन गया, ये बड़ा बन गया, यानी मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब वेरिएंस जो है, वेरिएंस यानी कि ये अगर मेरा बड़ा स्कोर बन जाता है तो वेरिएंस मतलब कि यहाँ पे जो सैंपल का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी ये भी चेंज होगा। चेंज कौन नहीं होगा, मीन नहीं होगा, क्योंकि मीन यहाँ पे 10 था, 10 ही रहेगा। मीडियन, मीडियन मतलब ये जो मिडिल स्कोर है, मतलब मैं बता रहा हूँ, बस एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मिडिल स्कोर है ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मीन चेंज नहीं होगा, मीडियन चेंज नहीं होगा। क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर मतलब जो क्वार्टर आपने लिया था Q1, Q2, Q3, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ये चेंज नहीं होगा। तो ए, बी एंड ई ओनली, तो ए, बी एंड ई, ये तीन चेंज नहीं होगा, मोड डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, वेरिएंस भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, in a testing survey of class 9 student of n is equal to 500, their mean was observed as 80 and SD as 8. Assuming the normality of distribution, their score, how many students would be above the score of student getting 88? वही वाला क्वेश्चन, वहां पे क्लास 9 स्टूडेंट 400 आपका आपका मतलब नंबर था टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे 500 है, क्लास 10 है, उस पे ध्यान मत दीजिए। आप सीधा आइए यहाँ पे 88 से अबव द स्कोर। मैंने क्या कहा था, एनपीसी के कैसे पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है बिलो, एक पूछा जाता है अबव एंड बिटवीन। एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी बता रहा हूँ। आप लोग कहोगे सर नहीं पढ़ाए थे, ये सब पढ़ाया नहीं था, कैसे? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ा दे रहा हूँ, जो लोग एप्लीकेशन ढूंढ रहे थे, जो लोग एप्लीकेशन को ज्यादा ये फोकस करते हो कि नहीं सर एप्लीकेशन से आएगा तो क्या करते हैं, तो सारा एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, सारे के सारे एप्लीकेशन बता दिए जो क्वेश्चन बन सकता है। तो यू आर प्रिपेयर फॉर द हाईएस्ट लेवल। अब जो भी लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हो। अब देखिए एनपीसी के हमने क्या था, फर्स्ट वन जो किया था वो था बिलो द स्कोर, बिलो द स्कोर ऑफ 99 पूछा गया था। अब पूछा जा रहा है 88 एंड अबव, 88 एंड अबव कितने स्टूडेंट आएंगे वो मुझे बताइए, ठीक है। तो देखते हैं 171, 421, 79 एंड 84, बताइए क्या होगा। एन 500 है, मीन 80 है, स्टैंडर्ड डिविजन 8 है। वेरी गुड। तो सभी का सही आंसर आया है, सी इज द राइट आंसर 79। किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए वही सेम फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था, 500 है आपका एन, आपका 88 से अबव पूछ रहा है, और आपका मीन 80 है, स्टैंडर्ड डिविजन 8 है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो x माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। x क्या कहा था मैंने, रॉ स्कोर, रॉ स्कोर इज योर 88 माइनस m मीन है 80 डिवाइडेड बाय ये है आपका 8, वही आता है 8 बाई 8, यानी हो जाएगा आपका 1, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, वही वैल्यू 34.13। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा, वही हम लोग फिर से एनपीसी ड्रॉ करेंगे। एनपीसी में देखिए ये जो आपका वैल्यू आता है वो फिर से वहीं पे आ रहा है, 1 स्टैंडर्ड पे आ रहा है, लेकिन इस बार मैंने इसलिए 1 स्टैंडर्ड का वैल्यू फिर से लिया ताकि आपको समझ में आए। पहले क्या किया था मैंने, बिलो मतलब इसके नीचे कितने आ रहे हैं, अब हमने करना है अबव मतलब कि यहाँ का, ठीक है, इधर कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैंने फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है,
यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने परसेंट है, 50%। इधर कितने हैं, 50। इधर का छोड़ लीजिए, अब इधर का 50 आ गया और इधर का कितना आ जाता है, 34.13। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया क्योंकि मुझे पूरा इतना इलाका का कितने स्टूडेंट है वो चाहिए था। अब मुझे इतना पता करना है, क्या करना है, इतना पता करना है। अब ये जैसे 50% है, ये जैसे 50% है, इधर का कितना टोटल एरिया होता है, 50% है। अब ये मेरा वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 34.13। तो अगर मुझे मान लीजिए इतना पूरा इलाका दिया गया है और मुझे इतना कैलकुलेट करना है, इतना कैलकुलेट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, 50 से उसे माइनस कर देना है। 34.13 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना इलाका मुझे पता चल जाएगा। तो 50 से अगर 34.13 माइनस करते हैं तो आ जाता है 15.87। और टोटल पॉपुलेशन हमारा था 500, स्टूडेंट कितने थे, 500। 500 का 15.87% कितना हो जाएगा, 500 इंटू 15.87 डिवाइड बाई 100। 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, तो 15.87 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 79 स्टूडेंट्स जो है वो अबव आएंगे। यानी कि 88 स्कोर से अबव रखने वाले जो है वो कितने हैं, 88 एंड अबव। कितने स्टूडेंट्स हैं 500 में से, वो है 79। क्लियर, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, अबव पूछ रहा है क्या करना है, बिलो पूछ रहा है क्या करना है। ओके, नाउ गिवन मीन is a 78 HD 15 for a distribution, converts the score of 95 into Z score और सिग्मा स्कोर, Z स्कोर में या फिर सिग्मा स्कोर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, बताइए कौन सा स्कोर होगा Z, 1.13, 1.75, 1.85, 2.93। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबका आंसर आया है, ए इज द राइट आंसर। देखिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करना है, देखिए आप लोगों को पता है Z स्कोर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, अभी मैंने बताया। Z स्कोर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, वेरी गुड, एक्स कितना है, रॉ स्कोर कितना है, यहाँ पे कितना कहा गया है, कन्वर्ट द स्कोर ऑफ 95, तो 95 हमारा रॉ स्कोर है, कन्वर्ट द स्कोर ऑफ 95 पूछा जा रहा है ना, तो 95 को अगर हम करेंगे, 95 माइनस मीन कितना है हमारा, गिवन मीन इज 78, 78 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है हमारा 15। कीजिए कैलकुलेट, कितना हो रहा है यहाँ पे, 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 बाई 15 यही आ रहा है ना, इजंट इट। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.13। क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर है, एक बार यस लिख दीजिए, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी स्कोर इफ द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर इज 1.28। अब देखिए टी स्कोर निकालना है जबकि जेड स्कोर इज 1.28, मतलब मक्खन सा क्वेश्चन। बस आपको मैंने कहा था पेन एंड पेपर लेके बैठिए, मैं जो फॉर्मूला कह रहा हूँ उस फॉर्मूला को लिखिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से 2 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बनता है तो इसी से बनेगा। तो टी स्कोर हमें निकालना है, अगर मेरे पास जेड स्कोर दिया गया है। टी का मतलब टी का फॉर्मूला क्या होता है, 10Z प्लस 50। अब तो आसान हो गया, इसको याद रखेंगे। देखिए पिछली बार एसएसबी में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है, पिछली बार एसएसबी में क्वेश्चन आया था, तो आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहिए। ये क्वेश्चन लगभग 2 बैच में आया था क्वेश्चन, ठीक है। टी इज इक्वल टू 10Z प्लस 50। अब आपको कैलकुलेट करने में इजी होगा, ठीक है, बताइए आंसर कौन होगा। अब देखिए टी स्कोर कैलकुलेट करना है, जेड स्कोर दिया गया है 1.28, यानी कि टी स्कोर निकालना है इज इक्वल टू 10Z यानी 10 इंटू 1.28 प्लस 50 करना है। तो 10 यहाँ पे हो गया इंटू, यहाँ पे आई मीन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो हो जाता है आपका 12.8, ठीक है, 12.80 प्लस 50, इधर कितना हो जाएगा आप लोगों का 62.80, ठीक, 62.8, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो क्या आ गया हमारे पास 62.8, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका स्क्यूनेस कितना होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है,
मतलब कि समझने में कुछ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आया वो जीत गया, जिसको नहीं आया तो वो फंस गया। ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्री का मतलब क्या मैंने कहा था, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, सभी का सही आंसर है। मुझे बता दीजिए सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। वेरी गुड, तृप्ति, ज्योत्सनामयी, ईशानी, खारवेल, दीपक, जीता, पद्मावती, सौम्या, सस्मिता, किशोर, तिलोत्तमा, दिलीप, लिटिना। वेरी गुड संतोष। तो खारवेल और पद्मावती कह रहे हैं कि सर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री का मतलब होता है, वेरी गुड जीता कह रहे हैं कि बोथ साइड आर सेम, इधर का साइड जैसा रहेगा इधर का साइड वैसा ही रहेगा, यानी कि इक्वल पार्ट, दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, इधर का जो सेम है इधर का भी सेम है। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिकल है, ये पूछ रहा है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस कितना होता है। स्क्यूनेस मतलब किसी और, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव की ओर टेढ़ा होना या स्क्यूड होना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड सेम होता है, इसलिए बिल्कुल स्क्यूड नहीं होता है, यानी जीरो स्क्यूनेस होता है। तो आंसर इज डेफिनेटली बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इन अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन विद n is equal to 300, m is equal to 60, sd is equal to 12, number of cases falling above the score 48 will be। ये मैंने फिर से अबव का स्कोर मैंने आप लोगों को दिया एनपीसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बताइए कौन सा स्कोर होगा? 252, 204, 184, 48। देखिए मैं आप लोगों को ये चाहता हूं, आप लोग अपने कॉपी में इसको करो, सॉल्व करो। मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को अगर करना है तो इसको प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को टाइम टेकिंग होगा, मतलब आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। अगर अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो उस एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। सो इसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, कॉपी में एक दो बार रफ में करो, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर दे दिया बस काम खत्म, नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करो तभी समझ में आएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आया है, ए इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं इसको कैलकुलेट, मतलब कि ऑलरेडी जो मैंने कहा था वैसे ही कैलकुलेट कर दिया हूं। आप लोग देख सकते हो कि हमारा z निकल के आ रहा है x माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविजन। x है हमारा 48, हमारा मीन है 60 और SD है 12। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे आता है -12। ठीक है, -12 डिवाइडेड बाई 12। देखिए 48 से 60 डिवाइड करेंगे तो माइनस में आ गया, यहाँ पे एक डिवीजन है माइनस, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो इसको आंसर क्या आ जाएगा? -1 स्टैंडर्ड डिवीजन। वही स्कोर है 34.13 है, लेकिन ये माइनस में है। माइनस में मतलब कि क्या डिफरेंस आ जाएगा? देखिए माइनस में मतलब इस साइड आ जाएगा, पहले हम लोग उस साइड ले रहे थे, अब इस साइड आ जाएगा -1। ठीक है, हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 48 यहाँ पर है क्योंकि मीन स्कोर है 60। 60 सभी ने रखा है मीन स्कोर है, लेकिन मीन स्कोर से हम थोड़ा पीछे हैं, 48 है हमारा स्कोर, तो -1 स्टैंडर्ड डिवीजन में आ रहा है। अब पूछ रहा है अबव, इससे अबव कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब फिर से वही बात कि ये हमारा लाइन है, इसके अबव पूछ रहा है, मतलब ये इलाका टोटल इधर का पूछ रहा है। तो फिर से वही बात कि ये 50% है, हमें पता है, इधर का हम लोग प्लस कर देंगे, वही 84.13 आएगा। इसमें फिर से रिपीट करने वाली कोई बात नहीं, फिर से वही 84.13, यहाँ से ऊपर कितने आते हैं तो 300 का 84.13 आता है 252.39, यानी अप्रोक्सीमेटली 252। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 10, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन वेरिएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन का है 10, पॉपुलेशन का पूछ रहा है 10 है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस कितना होगा? 100, 30, 5, 20, कौन सा होगा बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, सभी का आंसर आया है 100। वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए, यस मुझे बताइए कि हम कैसे पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 10, तो पॉपुलेशन वेरिएंस कितना होगा? ये वाला फॉर्मूला देखते हैं किन किन को पता है। अगर पता है तो आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ग्रेट। तो अब देखिए हम लोग जब वेरिएंस निकालते हैं, ये हमारा x है, x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेरिएंस का रूट ओवर। क्लियर है ये बात? ये है हमारा वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड का स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन करा जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। क्लियर है?
यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में हम बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सभी को समझ में आए, ठीक है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया ये वेरिएंस है, याद रखिए वेरिएंस डिनोटेड एज एक्स, ठीक है, एक्स से हमें डिनोट करना पड़ता है। तो x यानी वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मतलब सिग्मा, इसको सिग्मा कहा जाता है, सिग्मा का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। अगर हम सिर्फ सिग्मा की बात करें यानी स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इधर उल्टा करेंगे तो इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, ये आपको पता है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा। अब दिया गया है पॉपुलेशन का कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा 10 है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास वेरिएंस कितना, मतलब ये पूछ रहा है वेरिएंस कितना होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा था कि अगर पॉपुलेशन डिवीजन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है हमारा 10 दिया गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया गया है 10, ये आपका 10 हो गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस यानी कि हमें क्या करना है 10 का स्क्वायर कर देना है, जो कि 100 में आता है। क्लियर, समझ में आया। क्लियर, ओके। अच्छा, किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर यहाँ पे आपने मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर था, तो इसलिए यहाँ पे ये x था। जब ये स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे रूट ओवर हुआ, तो अगर रूट ओवर होता है 10 का तो 100 तो नहीं आएगा, तो 100 तो नहीं आएगा, तो फिर ये 100 कैसे आया, 10 तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन था, ये 100 कैसे आया, 100 में कैसे कन्वर्ट हुआ। किसी ने नहीं पूछा, सभी कह रहे हैं क्लियर है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा कि क्यों हुआ ये। यस, एनीबडी। और एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन, किसी ने नहीं पूछा, या तो आप पूछ सकते हो या तो एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है। एक ही बार में काम खत्म, ये वीडियो देखोगे तो पूरा स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो जाएगा, पूरा वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यस, एनीबडी जो या तो क्वेश्चन कर सकता है या तो मुझे समझा सकता है। यस, एनी डाउट्स। ओके, नाउ ये सिंपल सा चीज था, लेकिन मैंने पूछा तो कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ मानसी बता रहे हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या कहा, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये मुझे एक्सप्लेन कर लेना चाहिए था। देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है ना तो बता देते मुझे, डरने की क्या बात है। मैसेज मतलब चैट मतलब कमेंट में नहीं बताने का क्या रीजन, बताइए मुझे, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, कभी कभी मैं मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल पे चला जाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे समझाइए, ठीक है। अच्छा, आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन सुरेखा, मैं ये पूछ रहा था कैसे हुआ, ये जो 10 100 कैसे हुआ, अगर आपको पता था तो आप मुझे बता देते, ये मैं बोल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द क्रिटिकल रेशियो वैल्यू एक्सीड्स 2.58 वी मे कंक्लूड दैट, अभी मैंने कहा था कि मेरा जो रेशियो वैल्यू है अगर 2.58 क्रॉस कर जाता है यानी एक्सीड कर जाता है, आगे चला जाता है, तो क्या कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मीन इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल, डिफरेंस बिटवीन मीन इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल, डिफरेंस बिटवीन मीन इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 1% एंड 5% लेवल, डिफरेंस बिटवीन मीन इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आप हाइपोथेसिस में कभी गलती नहीं करोगे, हाइपोथेसिस में कभी गलती नहीं करोगे। वेरी गुड, आई कैन सी मेनी आंसर्स एज ए, सभी का आंसर आया है ए, ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या कहा था 2.58 किसका वैल्यू है बताइए, 2.58 किसका वैल्यू है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
99, 0.01 लेवल, ठीक है, 0.01 लेवल, या तो हम इसको 99% कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। अगर यहां से एक्सीड हो जाता है, अभी मैंने कहा कि अगर आपका ऑब्टेन्ड वैल्यू, अगर हमारा रेशियो वैल्यू से अबव होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2.5 से ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मीन इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एट 1% लेवल, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। अगर ये कम होता 2.58 लेवल से, मान लीजिए 2.48 होता, तो क्या होता, बताइए। डी हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन मीन इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल, सो वेरी गुड, एक्सेप्ट हो जाता है। अगर डिफरेंस नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट है, तो फिर नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो गया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, नहीं गायत्री, इसका कोई ग्राफ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब ग्राफ इसमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोगों का, अभी मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन होता है, मान लीजिए ये 1% का होता है, ये 99% का होता है, यानी ये 1% का होता है, 0.01 लेवल होता है, ये 0.05 लेवल होता है, मतलब ये अंदर वाला जो है ये 0.05 लेवल है, ठीक है। और ये बाहर का जो है ना, मतलब इसको कैसे करो, ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ बाहर का, ये आपका 0.01 लेवल है। तो जब ये एक्सेप्ट होता है 0.05, तो हम लोग बाहर का रिजेक्टेंस एरिया लेते हैं। वैसे यहां तक अगर हम ले रहे हैं, तो इसको हमने एक्सेप्ट किया, बाकी सबको रिजेक्ट किया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट एंड रिजेक्टेड, यानी कि यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट है, जो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, नल का मतलब क्या होता है, नल कहता है देयर इज नो रिलेशन, या फिर नो डिफरेंस, कहता है कि नहीं कहता, नो रिलेशन नो डिफरेंस है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जो कि यहाँ पे अगर मीन सिग्निफिकेंट आता है तो ये रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका 2.58 से वैल्यू ज्यादा आता है, तो आपका मीन जो है, मीन का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है 1% लेवल पर, इसीलिए ये जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सिग्निफिकेंट भी है और रिजेक्ट भी हो गया, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए स्टूडेंट स्कोरिंग एट -1 Z इज, अभी ये देखिए, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक परसेंटाइल रैंक एक स्टूडेंट्स का जो स्कोर कर रहा है -1 Z पर, वो कितना होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे परसेंटाइल रैंक कितना होगा, ये पूछ रहा है। 16, 34, 48, 68, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए सभी का सही आंसर आया है, ज्योत्सनामयी, जीता, तृप्ति, खारबेड़, ईशानी, लिपक, सौम्या, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आया है, वेरी गुड सस्मिता, 16 इज द राइट आंसर, यस। कैन एनीबडी टेल मी हाउ इट इज 16? यस। अभी देखिए सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि कौन एक्सप्लेन कर सकता है क्यों 16 आया, व्हाई इट इज 16। वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्बेट, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने, वेरी गुड, जिन लोगों ने एनपीसी को समझा, वो लोग स्टैटिस्टिक्स को समझा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई कोई लोग ऐसे हैं जो लोग शॉर्टकट में भी याद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल याद रखते हैं अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला। देखिए एनपीसी में क्या होता है, मैंने बार बार बताया आप लोगों को, वैल्यूज बताया, इसीलिए एनपीसी का वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0 आता है, ये -1, ये आपका +1, इधर +2, इधर +3, इधर वैसे -2 एंड -3, ठीक। अब पूछ रहे हैं -1 Z पर कोई है, -1 Z, ये -1 Z है, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, इसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा, देखिए मैंने क्या कहा था, ये टोटल कितना रीजन है यहाँ पे, इसको अगर इधर डिवाइड करेंगे तो ये 50% है। यहां तक का वैल्यू कितना है, मैंने क्या कहा था, जो +-1 स्टैंडर्ड का वैल्यू, +-1 स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, इसका तो होता है आपका 68, लेकिन
0 टू -1 स्टैंडर्ड और 0 टू +1 स्टैंडर्ड। 0 टू -1 में भी जितना होगा 0 टू +1 में भी उतना होगा। 34.13 टेबल वैल्यू आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहां से यहां तक दूरी कितना है 34.13। वैसे इधर भी 34.13। अगर 34.13 है तो इसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा? मैंने क्या कहा था आपको, इससे ऊपर कौन है वो नहीं पता, इसके नीचे का पता है। यानी कि हम लोगों का टोटल एरिया कितना है 50% है। कितना है 50% है। इससे हम लोग अपना यानी कि इसका जो डिफरेंस ये यहाँ पे है, मतलब यहां से यानी 0 से, यानी जो मीन स्कोर है इससे ये डेविएट कितना कर रहा है -1, यानी कि डेविएट कितना कर रहा है -34। इसको अगर माइनस करेंगे तो अराउंड 16 आपका आंसर आता है। ठीक है, इसको माइनस कीजिए तो अराउंड 16 आंसर आता है। ठीक है, ये आपका परसेंटाइल रैंक होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे सीधा आते हैं हम लोग, थोड़ा असेसमेंट पे चलेंगे, थोड़ा टैक्सोनॉमी पे चलेंगे। ठीक है, हियर जेड का मतलब क्या होता है? जेड क्या होता है? जेड का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। जेड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, जेड एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। जेड स्कोर कहते हैं ना, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, गायत्री समझ में आ रहा है? इसमें से कौन सा एक लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है? स्किल, नॉलेज, मैच्योरेशन, बिहेवियर चेंज, कौन सा नहीं है? वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है। दीप्तिश्री यू कैन चेक योर आंसर। जब हम लर्निंग करते हैं, व्हेन यू लर्न, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमने पढ़ा था। सो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इजंट इट? तो हमें डी आंसर नहीं करना, सी आंसर करना है। ठीक है, जब आप लर्न करोगे देन स्किल सीखोगे, नॉलेज सीखोगे, बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन लर्निंग के साथ होगा, लेकिन एक साथ वो मतलब हमेशा लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको पता है, मैच्योरेशन जब आता है लर्निंग, जो लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बट जब मैच्योरेशन आ जाता है तो वहां पे ग्रोथ अटक जाता है। सो इट हैज समथिंग टू डू विथ लर्निंग, बट मैच्योरेशन के साथ कुछ लर्निंग भी आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेच्योर्ड हो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में आप मेच्योर्ड हो तो यू कैन लर्न। यानी कभी कभी मैच्योरेशन रिजल्ट्स इन लर्निंग, डेवलपमेंट विथ मैच्योरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट अलग चीज है। ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज नॉट लर्निंग। बिहेवियर चेंज मतलब कि हम ये पूछ रहे हैं नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है दीप्तिश्री, यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि कौन सा लर्निंग का एक प्रोडक्ट नहीं है। मतलब हमेशा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन लर्निंग का एक प्रोडक्ट है। स्किल तो सीखोगे लर्निंग से, नॉलेज तो सीखोगे। बिहेवियर चेंज हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लर्निंग, लर्निंग आप जो कह रहे हो मैं ये समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि लर्निंग से हमेशा अच्छा नहीं होता। मतलब इट इज नॉट एवरीवन्स गुड, कभी कभी गलत भी सीखते हैं। लेकिन लर्निंग कभी ये नहीं है कि पॉजिटिव लर्निंग एंड नेगेटिव लर्निंग। लर्निंग लीड्स टू मैच्योरेशन, बट आफ्टर मैच्योरेशन लर्निंग विल डिक्रीज। ठीक है, और कभी कभी मैच्योरेशन से भी लर्निंग आता है। आप जितना मैच्योर्ड होगे उतना ज्यादा समझ पाओगे। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। वेरी गुड संतोष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। पेडागोजी इट इज कंसर्न्ड विद एम्स, टीचिंग मेथड्स, कंटेंट, इवैल्यूएशन। किसके साथ डील करता है ये? वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप कर पाओगे डेफिनेटली। सभी का आंसर है बी। सो टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग मेथड के साथ ये रिलेटेड होता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। आप लोग देखिएगा ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, यही आपका रैडर है। यानी इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं जो कि एक्सेप्शनल होता है। बाकी अगर ये 50 क्वेश्चन आप करते हो तो याद रख के चलिए कि जो हमने पढ़ाया है और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ बाहर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए इसको आप अरेंज कीजिए। कंटेंट एनालिसिस, अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस, मेथड्स और टेक्निक्स, फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। चलिए, टाइम सेव करने के लिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो इसका आंसर सभी ने कहा ए इज द राइट आंसर डेफिनेटली। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें कंटेंट एनालिसिस करना है। कंटेंट एनालिसिस मतलब आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हो, मैं मान लीजिए हमारा सिलेबस है, सिलेबस में जितने यूनिट्स हैं ये मेरा कंटेंट है, तो कंटेंट को मुझे एनालाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद कंटेंट के हिसाब से मुझे ऑब्जेक्टिव चूज करना है, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए उसके बाद मेथड्स ऑफ टेक्निक्स, यानी मेथड्स पढ़ाएंगे, जो टेक्निक्स है उससे पढ़ाएंगे, फाइनली इवेल्युएट करेंगे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो लास्ट स्टेप हमेशा इवेल्युएशन होता है।
तो ये और ये होते हैं सिलेक्टेड, बाकी दो तो पहले ही रिजेक्टेड है। ठीक है, बाकी इन दोनों को अगर आप सेट कर देते हो तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। क्लियर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब सूट्स द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल ऑफ एनालिसिस। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे ईशानी ने पूछा था कि सर यहाँ पे आंसर क्यों नहीं होगा दूसरा वाला, तो मैं भी इसका आंसर करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ब ब्लूम टैक्सोनॉमी के एनालिसिस लेवल को सूट करता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने देखा होगा जो कि पुराना वाला फॉर्म है, पुराना वाला फॉर्म जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें आपने पढ़ा था एनालिसिस, सिंथेसिस जो है एनालिसिस में आप कौन सा वर्ड यहाँ पे उनको वेरी सुइटेबल रहेगा। तो डिफाइन है, मैच है, डेवलप है, क्लासिफाई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से आज जाकर के फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी के जितने वर्ब्स हैं उसको एक बार पढ़ें। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ें, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। फिर भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सारे आंसर कर रहे हैं ए, कुछ आंसर्स कर रहे हैं डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, और वो कैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए एनालिसिस के फील्ड में क्या होता है जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं। मैंने कहा था एनालिसिस करने को, जैसे मैंने अभी कहा, ये मान लीजिए एक तरबूज है, इसको मैंने एनालाइज एनालाइज करना है, तो मुझे इसको मान लीजिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यस वेरी गुड सुरेखा, ये एक प्रॉब्लम है, इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, अलग अलग एंगल से देखा। जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब हम एक लकड़ी तोड़ते हैं तो तोड़ सकते हैं, जब लकड़ी का एक गुच्छा होता है, एक बंडल होता है, तो उसको तोड़ने में दिक्कत होता है, तो हमें क्या करना है, इसमें एनालाइज करना है, यानी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना है और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना है, तो ये होता है एनालाइज। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफाई, क्या ये जो क्लासिफाई करेंगे बच्चे, जब क्लासिफाई करेंगे किस चीज को, तो वो एनालाइज नहीं करते क्या, तो यानी कि बच्चा जब एनालिसिस करता है तो वो क्या क्लासिफाई नहीं करता है क्या, क्लासिफाई करेगा, ऐसे क्लासिफाई करेगा तो ही एनालाइज करेगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग समथिंग इनटू पार्ट्स। ठीक है, और एक चीज भी आप लोगों को और भी बेहतर क्लैरिटी मिलेगा, आप एक बार वो जो वर्ब फॉर्म है वो तो अवेलेबल है, फिलहाल मैंने इस पे नहीं दिया है, ऑलरेडी है। क्लासिफाई अगर देखिएगा आप लोग एनालिसिस में आता है, अगर आप टेबल आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप टेबल थोड़ा सा देख लीजिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एनालिसिस लेवल पे क्लासिफाई आता है, हमने चेक किया था भी, बुक्स में भी वही है, सारी जगह पे वही है, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एज फार एज आई नो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लासिफाई। ठीक है, ओके। जो हाँ, जो लोग आंसर कर रहे हैं ए, ए जो डिफाइन करे वो अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, जब आप समझते हो देन यू कैन डिफाइन ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। एक एडल्ट लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ये एंड्रागोजी से क्वेश्चन है, पेडागोजी एंड्रागोजी दोनों से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड्रागोजी इज द स्टडी ऑफ या फिर टीचिंग लर्निंग मेथड्स यूज्ड फॉर एडल्ट्स, तो एडल्ट लर्नर के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, सेल्फ डायरेक्टेड। कौन सा नहीं होता है, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। जब एडल्ट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है एडल्ट लर्नर्स के लिए, सेल्फ डायरेक्टेड भी होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है एडल्ट लर्नर्स के लिए रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर उतना इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, दे आर एनर्जाइज, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। जब आप एडल्ट बन जाते हो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। असर्शन है एंड्रागोजी एम्फासाइजेस ऑन द वैल्यू ऑफ एडल्ट लर्नर। एंड्रागोजी एम्फासाइज करता है एडल्ट लर्नर के वैल्यूज पर। रीजन क्या है, एडल्ट लर्नर्स लर्न थ्रू मेमोराइजेशन मेथड, ये मेमोराइजेशन से पढ़ते हैं इसलिए। बताइए कौन सा कोड इसमें से सही है। वेरी गुड सुरेखा, दीपक, ईशानी, सौम्या, पद्मावती, किशोर, मानसी, तृप्ति, जीता, दीप्तिश्री, व्रज, गायत्री, हरबिल, ज्योत्सनामयी, टिकिना, संतोष, तिलोत्तमा, दिलीप, मोनालिसा, लिटिना, वर्षा, लिपिना, बहुत अच्छे। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ए ट्रू है कि ये एडल्ट लर्नर को फोकस कर रहा है, लेकिन एडल्ट लर्नर सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन पढ़ते हैं, ये गलत है, तो आर इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे कॉम्प्लेक्स स्किल कौन सा है। अब इसको हमने क्या कर दिया, फिर से हम लोग लाते हैं फिर से वर्ब फॉर्म में। ठीक है, सिंथेसाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेलुएटिंग, सिंथेसाइजिंग, बताइए। वेरी गुड, देखिए वहीं फिर से मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं,
कोई ए, कोई सी और कोई डी भी कह रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स स्किल होता है कैरेक्टराइजिंग। याद रखिए कैरेक्टराइजिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब आप कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिर्फ ये पढ़ाया गया कि आपका जो डोमेन होता है ये दो प्रकार से, एक तो 1956 पे बना और एक तो आपके 2001 में बना रिवाइज होकर के। ठीक है, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन आता था, यहाँ पे क्रिएशन आता था। लेकिन जब आप कॉग्निटिव डोमेन की बात करो तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट में आता है कॉग्निटिव डोमेन। देखिएगा, ठीक है, डेव ने दिया था कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट होता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन is the most highest one complex skill in cognitive domain। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलेंगे। हाँ हाँ, यस, अफेक्टिव में है कैरेक्टराइजेशन, हो सकता है उसमें, मतलब हमें आंसर करना है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अलग अलग, आप अफेक्टिव में कहो, आप कॉग्निटिव में कहो, सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, वो होता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ओके, आप ये कह रहे हो कि वहां पे इफेक्टिव लिखना था। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि आप लोग यहाँ पे कह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन लिखा था। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये इफेक्टिव होता है ये ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये इफेक्टिव डोमेन होता है। ठीक है जी, इफेक्टिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट होता है कैरेक्टराइजिंग। अगर कॉग्निटिव होता तो क्या होता? कॉग्निटिव होता तो क्या होता? नहीं, क्रिएटिंग तो आंसर है नहीं यहाँ पे, क्रिएटिंग आंसर है नहीं, तो इवेल्युएटिंग होगा। ठीक है, इवेल्युएटिंग होगा, वेरी गुड। तो चलिए, बहुत अच्छे। देखिए कभी कभी ये हो जाता है, गलती हो जाता है, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे लिखना, या तो मैं इफेक्टिव लिखना चाहता था या तो कॉग्निटिव लिख लिया, ऐसे होता है। अच्छा हुआ आपने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, अटेंटिव हो फिर। देखिए यहाँ पे अगर इफेक्टिव पूछता है तो कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, अगर कॉग्निटिव पूछता है तो इवेल्युएटिंग हो जाता है। अगर यहाँ पे क्रिएटिंग होता तो रिवाइज्ड में क्रिएटिंग होता है। ठीक है, रिवाइज्ड में क्रिएटिंग, पुराने में अच्छा ग्रेस मार्क। ठीक है, ईशानी मिल जाएगा ग्रेस मार्क। इवेल्युएटिंग होता है पुराने कॉग्निटिव डोमेन में, रिवाइज फॉर्म में हो जाएगा क्रिएटिंग, अफेक्टिव में हो जाएगा कैरेक्टराइजिंग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ेंगे। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग के लिए कौन सा जरूरी है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल, ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म, ऑल ऑफ द अबव। आपने माइक्रो टीचिंग दिया है कितनों ने, ये मुझे बताइए, आंसर भी बताइए, और कितनों ने दिया है ये भी बताइए। माइक्रो टीचिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है तो, ओके, बहुत अच्छे। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में हम एक छोटे से क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कम स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वर रहेंगे, एक स्किल को हम प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। छोटे से समय में छोटा सा स्किल, एक ही स्किल, छोटे से पॉपुलेशन के साथ हम लोग ये करेंगे। ठीक है, और वहां पे वो सारे होते हैं आपके पीपल टीचर्स। ठीक है, तो वहां पे बैठे होंगे, वो आपको क्रिटिसिज्म भी करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट भी होता है, और ओनली वन स्किल्स को भी हम देखते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। एक फील्ड ऑफ स्टडी जो कि प्रोसेस, मतलब थॉट प्रोसेस कंस्ट्रक्शन को वो स्टडी करता है, रिमेंबरिंग को इंक्लूड करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग को देखता है, इसको क्या कहते हैं? एजुकेशन, पेडागोजी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एपिस्टेमोलॉजी। सीधा आंसर लिखा गया है, सभी का सही आंसर आ गया है, आंसर बिल्कुल साफ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, व्हिच अप्रोच डज दिस assumption बिलोंग टू? कौन कहता है कि लर्निंग एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है? ब्लेंडेड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हाइब्रिड लर्निंग। यहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात हो रही है, कौन सा मेथड ये कहता है कि लर्निंग एक एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है? ब्लेंडेड लर्निंग जो कि दोनों को मिक्स करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जब सभी मिलके पढ़ते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब सभी को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, हाइब्रिड लर्निंग मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न, दोनों को मिला के। तो यहाँ पे एक ही चीज है जहाँ पे हम लोग मिल बांट के पढ़ते हैं एक्टिवली, वो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, इन फॉर
follow, interpret, summarize, demonstrate, cite, interpolate are all verbs represent what level of Bloom's taxonomy? देखिए Bloom's taxonomy से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, तो इसलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है कि ये जो इंटरप्रेट, इन्फर, फॉलो, समराइज, डेमोन्स्ट्रेट, ये सब जो वर्ब्स है वो कहाँ पे यूज होंगे? एप्लीकेशन, नॉलेज, सिंथेसिस, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जब आप समझ जाओगे तब आप इन्फर कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। सो समझना, तो क्या करना है? इसको समझना है। समझना मतलब कॉम्प्रिहेंड करना है। समराइज इज द कीवर्ड, समराइज करना। जब आप समझोगे तब आप समराइज करोगे। समझोगे मतलब कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। जब मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखा गया है, उसको आप जब समझ पाओगे उसको समराइज करके बता सकते हो सभी को कि इसमें ये लिखा गया है। जब नहीं समझ पाओगे, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, तो समराइज नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, इफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स दे आर। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि एक मॉडल बना करके लाए हैं कि मान लीजिए वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, उन्होंने एक मॉडल बनाया है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इवेल्युएटिंग कर रहे हैं, अप्लाइंग कर रहे हैं, सिंथेसाइजिंग कर रहे हैं, या फिर नॉलेज कर रहे हैं? कौन सा कर रहे हैं? सिंपल सा आंसर है। वेरी गुड जीता, मानसी, सुरेखा, किशोर, गायत्री, ज्योत्सनामयी, सौम्या, लिटिना, तृप्ति, व्रज, लिपिना, टिकिना, वर्षा, लिपक, दीप्तिश्री, ईशानी, खरबेड़। बहुत अच्छे, सभी का आंसर आया है अप्लाई। वो अप्लाई कर रहे हैं। संतोष, वेरी गुड। तो यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। वेरी गुड दिलीप। हम यहाँ पे एक मॉडल, स्टूडेंट ने एक मॉडल बनाया। मॉडल मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पढ़ाया होगा, समझाया होगा, उनको नॉलेज आया होगा, वो समझे होंगे, तभी जाकर के उन्होंने कुछ बनाया। तो आपने जो सिखाया उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो इसको कहते हैं अप्लाइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, आइए। फर्स्ट, द स्टूडेंट विल मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी। पहले स्टूडेंट प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टोरी में क्या होगा। देन द स्टूडेंट्स मस्ट टेक मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स इन द स्टोरी एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द स्टोरी। उसके बाद स्टूडेंट एक इवेंट्स का लिस्ट बनाते हैं और उसका रिव्यू लिखते हैं। तो व्हाट स्किल्स आर बीइंग यूज्ड? यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रेडिक्शन किया, यहाँ पे स्टूडेंट ने लिस्ट बनाया मेन इवेंट्स का और उसको रिव्यू किया, रिव्यू को लिखा। तो कौन सा यूज होता है यहाँ के स्किल्स? कौन सा स्किल बच्चों का यूज हो रहा है? एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, नॉलेज सिंथेसिस। एक चीज मैं बता दूं, ऑप्शन बी एंड सी में देखिए एक चीज कॉमन दिख रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन भी है और ये नॉलेज भी है, लेकिन एनालिसिस और सिंथेसिस ही अलग है। तो एनालिसिस में मैंने क्या बताया था, देखिए एक ही बार समझाऊंगा, क्लियरली समझ जाइए। ये प्रॉब्लम है जब हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग सेगमेंट में समझने के लिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, पार्ट्स में, ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एनालिसिस होता है। एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, अब कुछ ब्रेक डाउन चीजें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको मैंने इकट्ठा करना है, फिर से इकट्ठा करके एज अ होल समझना है। मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश ठीक से नहीं हो रही है और ज्यादा डिसीजेस हो रहे हैं, इन सबका रीजन क्या है? सिंथेसाइज मैंने किया, वो है पोल्यूशन। मैंने देखा पोल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। एनालिसिस में छोटे छोटे डिवाइड करना, सिंथेसिस में छोटे छोटे डिवीजन को इकट्ठा करना, वो सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो अब ये बताना है तो क्या कर रहा है, स्टोरी उसने प्रिडिक्ट किया, यानी कि कॉम्प्रिहेंड किया, मेन इवेंट्स लिखा, मतलब जो उसे पता था, एंड राइट अ रिव्यू, रिव्यू लिख रहा है, यानी कि उसको इकट्ठा कर रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी वो सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 40, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि बिहेवियर को मेजर करता है, मेजर कर रहा है, मेजर यानी नंबर दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो फिर से अलग रिस्पॉन्ड देने लगते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है जो आप लोग नहीं देख रहे हो, जो लोग बी आंसर कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग ये नहीं देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है सैंपल ऑफ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को मेजर कर रहा है और वो एक इंस्ट्रूमेंट है। यही तो ट्रिक था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, टेस्ट ही होगा। जो लोग मेजर कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेजर कर रहे हैं मतलब मेजरमेंट होगा, लेकिन मेजरमेंट एक टूल नहीं है, मेजरमेंट के लिए कोई एक टूल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट है। तो टेस्ट है, टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर किया जाता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? मेजरिंग मतलब मेजरमेंट, मेजरिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, मेजरिंग इज अ
प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि टेस्ट एक प्रोडक्ट है। क्या है? ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो टेस्ट है, मेजरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? आपने कैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का आंसर, ये पता चल गया हो? एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 41, अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग डिफिकल्टी इन ऑर्डर टू एनहांस देयर लर्निंग इज कॉल्ड। जब हम स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उन्हें एनहांस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इवैल्यूएटिंग, टीचिंग, असेसमेंट, मेजरमेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंने कहा था इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच टेक्स इनटू अकाउंट योर लर्निंग स्टाइल्स, finds out difficulties as well as provides you feedback for your learning enhancement which is assessment। ये एक ब्रॉडर टर्म होता है जहां पे सब कुछ इंक्लूडेड होता है। लर्निंग को भी इंप्रूव करता है, डिफिकल्टी को भी फाइंड आउट करता है, फीडबैक भी देता है और इंप्रूवमेंट भी कराता है। गुड। क्वेश्चन नंबर 42, स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ देयर ओन लर्निंग। स्टूडेंट जब अपना खुद का लर्निंग करते हैं, खुद का लर्निंग का असेसमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टूडेंट पोर्टफोलियो, पीयर इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, रूब्रिक। ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस टेस्ट का कि अगर स्टूडेंट खुद का लर्निंग कितना हुआ है उसको असेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो यह है सेल्फ इवैल्यूएशन। सभी का सही आंसर आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इसको आपको मैच करना है। क्या करना है? यहाँ पे देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में लिखा गया है। लिस्ट 1 में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिस्ट 2 में आपको डिफाइन करना है। देखिए लिस्ट 2 में कहा, लिस्ट 1 में कहा गया राम स्कोर 15 मैथ्स, वो 50 स्कोर कर रहा है। सस्मिता इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल टीचर्स फॉर हर वेल कंडक्ट। सस्मिता को अप्रिशिएट करा जा रहा है, वो अच्छा स्कोर किए हैं। रेणुका वाज प्लेस्ड इन एवरेज ग्रुप, रेणुका को एवरेज ग्रुप में दे दिया गया है। लिस्ट 2 में है इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट। इसमें से क्या है वो बताना है आपको। देखिए यहाँ पे मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बी और सी दोनों ही आंसर्स आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री, जीता, लिपक, ज्योत्सनामयी, ईशानी, संतोष, वेरी गुड, वेरी गुड। व्रज, सुम्या, दीप्तिश्री, तृप्ति, बहुत अच्छे। देखिए इसका सही आंसर बी ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मतलब डायरेक्टली यहाँ पे पूछ रहा है। वेरी गुड दीपक, दिलीप। यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए राम स्कोर 50 इन मैथमेटिक्स, इसका मतलब यहाँ पे नंबर दे दिया गया। ठीक है, नंबर कब दिया जाता है? एट द एंड मैथमेटिक्स में एग्जाम दिया, और इसका जो स्कोर क्या आया है, इसका जो 50 मार्क्स आया है, इसमें हमने क्या किया? मैथमेटिक्स स्किल को, यानी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स स्किल्स को हमने नंबर पे मेजर किया, नंबर पे मेजर किया, यानी कि हमने मेजरमेंट लिया। ठीक है, अब देखिए सस्मिता को अप्रिशिएट किया जा रहा है फॉर हर वेल कंडक्ट, यानी कि उसका अच्छा रिजल्ट आया इसलिए अप्रिशिएट करा जा रहा है, यानी कि एट द एंड किया जा रहा है, यानी ये इवेलुएट है। और रेणुका को एवरेज ग्रुप में रखा गया है, यानी इसको एसेस किया जा रहा है और आगे इसका इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, ये सी होगा। ठीक, क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलेंगे हम। अभी फ्लैंडर्स इंटरैक्शन में पढ़ेंगे। ये फिलहाल आपके नेट के सिलेबस में था, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस जिसको कहते हैं, इसके हिसाब से कौन से कैटेगरी में डायरेक्ट टॉक आता है? डायरेक्ट टॉक कहाँ पे होता है? डायरेक्टली बात करते हैं, एक्सेप्ट स्टूडेंट आइडियाज, गिविंग डायरेक्शन, लेक्चरिंग, आस्किंग क्वेश्चन, जस्टिफाई ऑथोरिटी। कौन सा कोड सही होगा वो बताइए। वेरी गुड ईशानी, जीता, बहुत अच्छे, कीप आंसरिंग। ओके, मानसी, चेक योर आंसर, वेरी गुड। तृप्ति, दिलीप, चेक योर आंसर। टिकिना, वेरी गुड। तो सभी का आंसर ज्यादातर आ रहा है, वेरी गुड। खारवेल, दीप्तिश्री, सभी का आंसर आ रहा है बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए डायरेक्ट टॉक मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सा चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। डायरेक्ट टॉक मतलब जब कोई टीचर डायरेक्टली बात करता है, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, जब डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, तो जब हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, स्टूडेंट आइडिया, स्टूडेंट कह रहा है, हम सुन रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। गिविंग डायरेक्शन, मैं कह रहा हूं कि आप ये करो। लेक्चर, ये भी मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। आस्किंग क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, लेकिन जस्टिफाई अथॉरिटी में नहीं होता है, तो इन दोनों में नहीं होता है। इसको और भी क्लैरिफाई करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिटिना। ये देखिए, ये है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। कैटेगरी को समझते हैं। टोटल कितने होते हैं पूछा जाएगा, तो 10 कैटेगरीज होते हैं। कितने कैटेगरीज? 10 कैटेगरीज होते हैं। टाइप कितने होते हैं? टाइप आपके 2 होते हैं। टाइप कितने होते हैं? टाइप 2 होते हैं।
दो, मतलब कि एक होता है आपका कैटेगरी टाइप में रेस्पॉन्स इनिशिएशन। रेस्पॉन्स मतलब आप खुद करोगे, मतलब रेस्पॉन्स मतलब कि कोई आपको पूछ रहा है आप रिस्पॉन्ड करोगे, और यहाँ पे इनिशिएशन मतलब आप खुद करोगे, इट इज सेल्फ। तो यहाँ पे एक है टीचर कहेगा, यहाँ पे स्टूडेंट कहेगा, और एक है साइलेंस। साइलेंस में कुछ नहीं होता है। तो टीचर कहेगा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, और एक होता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। टीचर ही ऐसा है जो इनडायरेक्टली कह सकता है या तो डायरेक्टली कह सकता है, लेकिन पीपल सब कुछ डायरेक्टली कहेगा। इनडायरेक्ट रेस्पॉन्स में क्या होता है, एक्सेप्ट फीलिंग, बच्चों का फीलिंग एक्सेप्ट करना। यहाँ पे रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, मतलब वो बस एक्सेप्ट कर रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है। प्रेज और इनक्रेज, वो प्रेज कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। एक्सेप्ट यूज आइडियाज ऑफ पीपल, पीपल का आइडिया यूज कर रहा है। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब खुद कुछ नहीं कर रहा है, अपने से कुछ नहीं कर रहा है, बस जो स्टूडेंट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको पूछ रहा है, बस ये। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अब इनिशिएशन करेगा, डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करेगा, मतलब स्टूडेंट अभी स्टूडेंट के लिए ये डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। टीचर्स क्या करेंगे, लेक्चर पढ़ाएंगे। गिविंग डायरेक्शन, ऐसा कीजिए। क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी, मतलब ऑथोरिटी को अभी जस्टिफाई करेंगे कि कौन ऑथोरिटी है, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। कौन, डायरेक्टली टीचर्स। प्यूपिल क्या करेगा, डायरेक्टली दोनों ही चीज करेगा, या तो रिस्पॉन्ड यानी कि टीचर क्वेश्चन करेगा और ये रिस्पॉन्ड करेगा, या तो इनिशिएशन मतलब खुद से टीचर को क्वेश्चन करेगा। मतलब स्टूडेंट का दो ही काम है, एक तो क्वेश्चन का आंसर दो, या तो कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना मतलब रिस्पॉन्ड देना, क्वेश्चन पूछना मतलब इनिशिएशन। वैसे पीपल टॉक रिस्पॉन्स, पीपल टॉक इनिशिएशन। पीपल टॉक रिस्पॉन्स मतलब कि टीचर का रिस्पॉन्ड करेगा, टॉक इनिशिएशन मतलब वो खुद क्वेश्चन करेगा। साइलेंस मतलब जब 10th कैटेगरी में साइलेंस और कंफ्यूजन, साइलेंट तब हो जाते हैं या तो कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन होता है तो साइलेंस होता है, ना ही टीचर कुछ कहता है ना ही स्टूडेंट कुछ कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इनमें से, यहाँ पे पूछा गया था कि कौन कौन जो है डायरेक्ट टॉक के अंडर में आते हैं। डायरेक्ट टॉक मतलब देखिए, डायरेक्ट टॉक में कौन कौन आते हैं, डायरेक्ट टॉक में लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन, जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैटेगरी नंबर 6 ऑफ FIAS, मतलब कैटेगरी नंबर 6 कौन है, यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए कैटेगरी नंबर 6 में कौन है, लेक्चरिंग, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, गिविंग डायरेक्शन, स्टूडेंट इनिशिएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अभी मैंने दिखाया। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है। दीप्तिश्री चेक योर आंसर। ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर है गिविंग डायरेक्शन। कैटेगरी नंबर 6 में कहा गया है डायरेक्शन देगा, कौन देगा यहाँ पे अगर पूछा जाए तो टीचर देगा, टीचर डायरेक्शन देगा, स्टूडेंट सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर इंटरएक्शन मैट्रिक्स। इंटरएक्शन मतलब वही मैट्रिक्स जो हमने अभी किया, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एनकोडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिकोडिंग ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बताइए, जब हम कोई इंटरेक्शन मैट्रिक्स बना रहे हैं, जैसे इंटरेक्शन एनालिसिस हमने बनाया, वैसे अगर कोई भी आपको इंटरेक्शन मैट्रिक्स बनाना है तो आपको कैसे करना होगा, पहले क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे, यही पूछा गया है। तो चलिए आंसर्स आ रहे हैं सभी का बी। ओके, बी आया है। ओके कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर इज डी। कैसे, देखिए जब हम कोई भी चीज बनाने जाते हैं सीक्वेंस में यानी स्टेप में बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एनकोड करना चाहिए ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, एनकोड क्या होता है, डिकोड क्या होता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनकोड यानी मान लीजिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मान लीजिए एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके बीच में जो कल्चरल नॉर्म्स है यानी उनका जो कल्चर है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जितने सारे चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा उसको कुछ कोड में करूंगा, कोड ए कोड बी में मैंने एनकोड किया, ताकि वो कोड सिर्फ मुझे समझ में आए मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा गया। ठीक है, पहले मुझे क्या करना है, एनकोड करना है। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से क्या करना है, डिकोड करना है। अब मैं घर पे आकर के इसको जब मैं समरी लिखूंगा, रिपोर्ट लिखूंगा, इसको डिकोड करूंगा, यस और नॉट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इस इंटरेक्शन मतलब इस ऑब्जर्वेशन को जो मैंने डिकोड किया, इस डिकोडेशन के हिसाब से मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने बना लिया और फाइनली मैं इस मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करूंगा, मतलब कि इनका जो डेटा मैंने लिया था इसको अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं इंटरप्रेट करूंगा एट द एंड। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज। जब हमारा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि रिटन हो चाहे स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन हो, जब हमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं,
इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोफाइल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, क्या कहा जाएगा? सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़े हैं इंटरैक्शन एनालिसिस, क्योंकि इंटरैक्शन यहाँ पे देखिए आंसर और भी इजी बन जाता है जब आप इसको वर्बली समझते हो। ये कह रहा है रिटन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी रिटन या तो स्पोकन वर्ड में, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इंटरैक्शन एनालिसिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है द पोर्टफोलियो असेसमेंट विच इज द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जब हम पोर्टफोलियो को असेस कर रहे हैं तो हम किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, the norms following which the activities have to be regulated, the duration of time allowed for completion of portfolio, the rubric in terms of which portfolio will be judged। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो जब हम असेस करते हैं किसी का पोर्टफोलियो, जैसे सीवी हम लोग देते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे? यस, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आया है डी। सो डेफिनेटली पोर्टफोलियो किस रुब्रिक पर बना है, किस कंडीशन बना है, वो हमें देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो में कुछ भी लिख देंगे और हम उसे असेस कर देंगे, नहीं। अच्छा पिक्चर लगा देंगे, अच्छा सा हैंडराइटिंग रहेगा तो हम अच्छा कहेंगे, ऐसा नहीं है। बट हम देखेंगे द रुब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जस्ट, यानी रुब्रिक यानी कंडीशन, किस कंडीशन पर पोर्टफोलियो बना है, जैसे कि उसका अचीवमेंट, उसका एक्सपीरियंस, उसका क्या कह सकते हैं, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पोर्टफोलियो असेसमेंट में। देन क्वेश्चन नंबर 49, which of the following will form the basis for evaluation, self evaluation for a student teacher। एक स्टूडेंट टीचर के लिए कौन सा एक सेल्फ इवैल्यूएशन बन सकता है? स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, satisfaction of parents about students progress, students performance in the test, student teacher perception about himself or herself, peer group feedback, feedback from mentor। इनमें से क्या क्या चीजें सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए मदद करेगा एक स्टूडेंट टीचर को? बहुत अच्छे, कीप आंसरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कीप आंसरिंग। वेरी गुड, खुद को इवेल्युएट करना है। मान लीजिए आप खुद को इवेल्युएट करोगे कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ एसएसबी पीजीटी, ओपीएससी पीजीटी या तो एसएसबी लेक्चरर के लिए। नहीं व्रत, चेक योर आंसर। तो हमें चेक योर आंसर्स। देखिए स्टूडेंट खुद को इवेल्युएट करने के लिए वो खुद देखेगा वो कहां तक पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब किस किस चीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर एग्जाम में लिखोगे नहीं, 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए हो, तो आपको नहीं पता कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, आपका इवेल्युएशन क्या रहेगा। तो स्टूडेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन से पता चलेगा कि आपका इवेल्युएशन कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। आप टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन करके आते हो आंसर, फिर आप लोग इसका आंसर निकालते हो, यानी आंसर की निकालते हो, उसके साथ मैच करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। स्टूडेंट टीचर परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, बेसिस फॉर योर सेल्फ इवैल्यूएशन, ये भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे जो लोग आंसर कर रहे हैं सी, आप ये जो कह रहे हो मतलब कि ए होगा डी होगा, ठीक है, और एफ होगा, ठीक है, ए डी तक ठीक है, लेकिन एफ में देखिए पीयर ग्रुप फीडबैक, सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी आप खुद इवैल्यूएट करोगे खुद को, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पीयर फीडबैक मतलब कोई और दे रहा है आपको फीडबैक, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फीडबैक फ्रॉम मेंटर भी बाद में बाहर से आता है, तो उनसे नहीं आता है। हम खुद खुद को इवैल्यूएट करेंगे, किसी की जरूरत नहीं, पीयर की जरूरत नहीं है, मेंटर की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो कि खुद करेंगे, किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, वहां पे आप खुद कर सकते हो, दैट इज योर परसेप्शन। मेंटर टीचर होता है, मेंटर टीचर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, स्टूडेंट टीचर, यानी कि जो बीएड एमएड कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट टीचर्स, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं वो खुद को इवेल्युएट करेंगे बिना टीचर के हेल्प के, बिना किसी पीयर के हेल्प के, वो खुद को इवेल्युएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे। इसमें नहीं होगा, एफ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि फीडबैक फ्रॉम मेंटर, मेंटर अगर फीडबैक देता है तो वो तो बाहर से आता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बाकी सब जो करेक्ट आंसर्स हैं, हाँ प्री सर्विस स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, प्री सर्विस। बाकी ऑप्शन पे देखिए आप लोग जरा, स्टूडेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट को खुद पता है मैंने कितना पार्टिसिपेट किया है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस उसे खुद पता है। और स्टूडेंट टीचर परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ, मतलब कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यू आर इन्वॉल्व, खुद एक टीचर इन्वॉल्व है, स्टूडेंट टीचर इन्वॉल्व है, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ रहा है
Which of the following set of statement in respect of score interpretation would be called criterion reference? इनमें से क्या स्टेटमेंट है जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को समझा रहा है? It usually assess a fairly broad range of knowledge or skill. Useful interpretation requires a relevant reference group. Useful interpretation requires a carefully defined knowledge or skills domain. Compares performance to a specific level of performance as an absolute interpretation. Percentile rank of the individual in the reference group. Assignment of letter grades based on the percentage of items correctly attempted on a test. बड़ा ऑप्शन है, टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग अच्छे से आंसर कीजिए इसका। देखिए आंसर्स आ रहे हैं, ईशानी, तृप्ति, लीपक, ओके, दीप्तिश्री, व्रज, जीता, वही मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी, संतोष, ओके। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि टेस्ट का स्कोर क्या रहेगा या फिर क्या हुआ है। अब देखिए यूजुअली असेस फेयरली ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज और स्किल। देखिए क्राइटेरिया मतलब क्या हो गया आपका, कंडीशन। तो जब हम टेस्ट करेंगे बहुत सारे कंडीशंस को लेकर के टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, एक ही कंडीशन को लेकर के करना पड़ेगा। मतलब एट द सेम टाइम आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और लेक्चरर, चारों का एग्जामिनेशन एक ही साथ दे सकते हो क्या? एक ही साथ नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ वैरायटी टेस्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है यूजफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स रिलेवेंट रेफरेंस ग्रुप। अब देखिए कुछ इंटरप्रिटेशन जो है वो रिलेवेंट रेफरेंस ग्रुप के साथ, मतलब कि आपका जो कंडीशन है वो आप ही के ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए हम लोग एमबीबीएस का टेस्ट दे रहे हैं, जैसे एआईपीएमटी दे रहे हैं या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो नीट का स्कोर सिर्फ नीट वालों के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। यानी आपका ये जो कंडीशन किसके साथ था, नीट वालों के साथ, तो नीट वालों के साथ ही आपका कंपेरिजन होगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूजफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स केयरफुली डिफाइंड नॉलेज और स्किल डोमेन। ये सब में जरूरी होता है। देखिए क्या होता है, यूजफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स केयरफुली डिफाइंड नॉलेज और स्किल डोमेन, यानी कि आप जो इंटरप्रेट करोगे इसमें पहले आप नॉलेज और स्किल डोमेन को डिफाइन करो। ठीक है, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कह रहा है अच्छा ये वाला, ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं आगे, देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, compares performance to a specific level of performance as an absolute interpretation। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस को वो कंपेयर कर रहा है टू ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज एन एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन तब होता है जब आपका कोई एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मीट करता है, तो ये भी बन सकता है। अब आता है परसेंटाइल रैंक ऑफ द इंडिविजुअल इन द रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप में परसेंटाइल रैंक किसमें होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है, एनआरटी में होता है, सीआरटी में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। अब आइए, असाइनमेंट ऑफ लेटर ग्रेड्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ आइटम्स करेक्टली अटेम्प्टेड ऑन अ टेस्ट, ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में ही थोड़ा गलती हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड भी ऑप्शन बनता, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे सी भी नहीं होता है, डी भी नहीं होता, तो इसको भी हम लोग ग्रेस मार्किंग के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन में ही गलती था। तो आपको मैंने जो जो टिक लगाया है वही आपका क्राइटेरियन रेफरेंस में आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया हो, एक बार यस लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो थैंक यू ऑल फॉर दिस वन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन है इस बार का टॉपर, फिर से गेस कीजिए कौन हो सकते हैं। उसी के साथ अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करते हो तो वो लोगों को भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, और उसी के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हम उन्हें सीधा हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, जिन पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये सारे एमसीक्यूज आप अवेल कर सकते हो, 15 एमसीक्यूज सेट, ऐसे ही 15 एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे, और 5 सेट्स ऑफ मॉडल एमसीक्यू, यानी कि जो कि आपके एग्जाम में आने के, मतलब प्रोबेबली वही क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर द ट्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन पैटर्न देख करके हमने जो 5 सेट्स बनाए हैं उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सेट्स बनाए जाएंगे, तो इस हिसाब से देखा जाएगा। तो आपकी ये जो 5 सेट्स होंगे इनमें से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वो भी ये जो 15 एमसीक्यूज करेंगे इनमें से भी आप अराउंड 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो टोटली 30 क्वेश्चन इन्हीं एमसीक्यू से आने वाले हैं। तो दोज हु आर विलिंग टू ज्वाइन दे मे व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। तो ये नंबर नोट कर लीजिए और इसी से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके,
एनआरटी क्या होता है? एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्ट, जब आपका स्कोर आपके रेफरेंस ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है फिर आपका रैंक पता चलता है, वो एनआरटी होता है। सीआरटी होता है कि आपका कंडीशन होता है। क्या होता है ये? कंडीशन होता है, कुछ कंडीशन के आधार पर हम लोग जब टेस्ट करते हैं इसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड ईशानी। ईशानी कह रहे हैं कि जीता मैम और सुरेखा मैम हो सकते हैं। ओके, मतलब देखिए कितना बड़कपन होता है सभी में कि वो खुद नहीं कह रहे हैं कि कौन होगा, वो कह रहे हैं कि और कोई हो सकता है। ओके, ये कह रहे हैं कि व्रज कह रहे हैं सेमेस्टर क्वेश्चन आर नोन एज सीआरटी। यस, बिफोर क्राइटेरिया, मतलब बिफोर क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे हम लोग सेमेस्टर एग्जाम जो भी देते हैं वो सब होता है। तो इस बार का टॉपर जो दूसरा का नाम कहते हैं वो है ईशानी, ईशानी नायक। शी इज द टॉपर ऑफ दिस बैच एंड उनका स्कोर था 41 प्लस 2 ग्रेस मार्क के साथ उनका स्कोर बन जाता है 43। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईशानी। ईशानी कह रहे थे जीता मैम हो सकते हैं या तो सुरेखा मैम हो सकते हैं, खुद ही टॉपर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ईशानी एंड आई विश यू अगेन कि आप ऐसे ही परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में भी करो एंड आई विश यू द सेम। आई विश यू ऑल द सेम, यानी कि आप सभी को वही मैं सेम विश करूंगा कि आप भी ऐसा ही स्कोर करो। हाँ, इस बार का जो क्वेश्चन लेवल था थोड़ा सा टफ था और उनमें भी 43 स्कोर कर पाना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा स्कोर है ईशानी। एंड आई डिडंट एक्सपेक्टेड, ओके ईशानी यू डिडंट एक्सपेक्टेड बट इट डिड रियली, यू डिड रियली वेल, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया था। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का भी स्कोर अराउंड वही आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ आपका जो एवरेज स्कोर है, आप सभी का जो स्कोर है वो धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल कि आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।